गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप जानते हैं ऑलरेडी पहले दो यूनिट्स तो आपके पास है ही। तो अपना टारगेट जो है वो आज का टारगेट सेट करते हैं कि एटलीस्ट यूनिट 3 4 पूरा कंप्लीट कर लेना है अपन ने। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक्स हम पहले दो यूनिट में देख चुके हैं। जहाँ पे पहला यूनिट पूरे एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताता था, तो दूसरा यूनिट सिर्फ एक वर्ड पे फोकस रखता था, वो था कंसिडरेशन। करेक्ट। तो शुरू करें तीसरा यूनिट। हाँ कि ना? तो अपना जो तीसरा यूनिट है वो डील करता है अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले ये तो जान लें असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते थे। तो असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब हम देखते थे तो इस सवाल का जवाब आपको कहाँ से मिलता था? इस सवाल का जवाब आपको मिलता था यूनिट 1 के सेक्शन 10 में, जहां पे बताए जाते थे असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कुछ याद आ रहा क्या कि असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ऑफर और एक्सेप्टेंस टू ए और टू बी। करेक्ट। उसके बाद आगे बढ़े थे तो उसी में ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, एग्रीमेंट के साथ साथ कंसेंट भी होना चाहिए। कंसेंट लेकिन कैसा होना चाहिए? फ्री कंसेंट होना चाहिए। कब कंसेंट फ्री नहीं होता? लॉ ये बताता है कि कंसेंट इज नॉट सेट कंसेंट इज नॉट सेट टू बी फ्री इफ इट इज कॉज्ड बाय 5 इंस्टेंसेस, दैट इज तो कॉर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। तो ये 5 इंस्टेंस जब होता है तो माना जाता है कि कंसेंट फ्री नहीं है। तो अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो एक फ्री कंसेंट होना चाहिए, उसके बाद पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसके बाद कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए विच इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। उसमें जो पहला एरिया था दैट इज एग्रीमेंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, जिसका जिक्र पूरा यूनिट 1 में हमने किया था, और जो दूसरा फीचर था वो था कंसिडरेशन, उसका पूरा डिस्कशन यूनिट 2 में किया था। तो बाकी जितने भी असेंशियल एलिमेंट्स है, चाहे वो कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेके हो, चाहे वो फ्री कंसेंट को लेके बातें हो, चाहे लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात हो, चाहे एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड की बात हो, तो बाकी चारों इंस्टेंसेस जो है वो चारों इंस्टेंसेस आपके इस यूनिट 3 में कवर्ड होते हैं, जिसका बेसिक फीचर नाम ही क्या है? अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये अदर एसेंशियल फीचर्स में आपने देखना ही क्या था? अदर एसेंशियल फीचर्स में आपको देखना था हु आर द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑफ द फीचर। नेक्स्ट, फ्री कंसेंट कब होता है, कब नहीं होता है। थर्ड, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट कब होता है, और एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड अंडर लॉ कब होता है। तो ये चार इंस्टेंसेस देखने थे। जैसे मैंने बोला, ये रिवीजन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही फोल्ड है। अब इसमें कुछ आप नया नहीं सीखने जा रहे हैं, आप जो पढ़ चुके आप उसको रिकॉल करने जा रहे हैं। तो आप भी उसको उसी तरीके से देखिए कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो कितने टॉपिक्स आप रिकॉल कर पा रहे हैं। जो टॉपिक आप रिकॉल कर पा रहे हैं उसको टिक मार्क कर दीजिए कि हाँ, ये वाला टॉपिक हमारा हो चुका, हमें रिकॉल हो चुका। लेकिन जिस टॉपिक पे भी आपको लग रहा है कि आप फंस रहे हैं, तो जिस टॉपिक पे आपको लग रहा है वो आइडेंटिफाई करना इज मोर इंपॉर्टेंट, ताकि आप अपनी तैयारी उसके हिसाब से प्लान आउट कर सके कि आपने किस टॉपिक पे ज्यादा समय देना है और किस टॉपिक पे कम समय देना है। करेक्ट। तो यानी रियल मायने में रिविजनरी क्लास का बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब आप ये आइडेंटिफिकेशन पार्ट कर ले कि आपने जो तैयारी करनी है उसमें किस हिस्सों को आपको ज्यादा समय देना है और किसको कम देना है। करेक्ट। तो पहले दो यूनिट जो लॉ के थे, कॉन्ट्रैक्ट के, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे थे पहले ही, यानी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो उसके बाद अब जो टारगेट है अपना वो आगे की दो यूनिट्स है। तो तीसरी यूनिट जो है वो है अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अदर एसेंशियल एलिमेंट, बस ये चारों को वन बाय वन आपने देखना है, तो इस तरीके से आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो जाता है। तो आते हैं पहले एसेंशियल एलिमेंट में, और वो क्या है? पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं कि पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो सवाल उठा, सेक्शन 10 हमेशा बोलता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 ने तो बस इतनी सी बात बोली थी कि पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो सवाल उठा था कि हु आर द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो इस सवाल का जवाब मिला सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 ने क्या बोला कि हु आर द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो तीन लोग, यानी जिसमें तीन बातें हैं वही पार्टी कॉम्पिटेंट है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब अगर आप तीनों में से कोई भी एलिमेंट मिसिंग हुआ तो यू आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और अगर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो आप अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा,
और वैलिड नहीं होगा तो ज्यादातर केस में वॉइड होता है, कभी कभी इंस्टेंस पे वॉइडेबल बन सकता है, बट मैक्सिमम केस में वो वॉइड होता है। करेक्ट। इफ द पार्टीज इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड ही होना है। करेक्ट। यानी नाउ हु आर द थ्री पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? तो नंबर वन हमने देखा पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी। करेक्ट। नंबर टू हमने देखा पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड। एंड नंबर थ्री हमने देखा कि पर्सन हु इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो लॉ आपको पॉजिटिव बताता है कि कौन कौन कंपिटेंट है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ क्या बोलता है? एनी पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी, एनी पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड, और एनी पर्सन हु इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ, ये तीनों पार्टीज कंपिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका ऑटोमेटिकली दूसरा मतलब निकलता है कि अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी, यानी माइनर, पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर पर्सन हु इज अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ, ये क्या है? ये इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट है। तो पहले तो हमने एक बाउंड्री बनाई कि हमारा डिस्कशन किस पे होना है, तो ये 3 पॉइंट पे होना है। तो जब भी पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है, जब भी एग्जाम में अगर कोई ऐसा सवाल आए जहां पे आपको ये दिखे कि भैया ये पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट या इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सवाल है, तो आपका पूरा फोकस सेक्शन 11 पे आ जाना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 11 क्या बोलता है वो पता होना चाहिए आपको। तो पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी, इसका दूसरा मतलब व्हेन अ पर्सन अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी, जिसकी एज 18 ईयर्स और मोर हो जाती है, यानी 18 लग जाना कि 18 कंप्लीट हो जाना, तो उसमें हमने देखा था 18 कंप्लीट हो जाना। करेक्ट। तो पर्सन हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो उसको बोला जाता है मेजर इन इंडिया। तो इफ यू हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी, वही पर्सन कंपिटेंट है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब इफ यू आर अ माइनर, माइनर कौन है? हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अगर माइनर जो है, यानी जिसकी एज 18 साल नहीं है जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ही इज इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका दूसरा मतलब कि एनी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड अब इनिशियो, यानी बाय डिफॉल्ट 99.9% केस में एनी कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर विल बी वॉइड अब इनिशियो। और वॉइड अब इनिशियो का मतलब क्या होता है ये आप जान चुके हैं, दैट इज वॉइड सिंस द वेरी बिगनिंग, यानी डे वन से जब से आपने वो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहला ही नहीं सकता, वो वॉइड अब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो जब वॉइड अब इनिशियो की हम बात करते हैं, तो अब माइनर के ऊपर अब एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करना है। तो पहला पॉइंट था माइनर। अब माइनर पे जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो हम जानते हैं माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड होता है। तो सबसे पहला बेसिक, जब भी माइनर पे लिखने को आए तो आप पॉइंट वाइज जो बना सकते हैं अपने आंसर में, वो क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे कि सेक्शन 10 सेज कि एनी पार्टी हु इज कंपिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 बोलता है अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी ओनली इज कंसीडर्ड टू बी पर्सन हु इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सिंस ही इज अ माइनर, सो ही हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, हेंस ही इज अ पर्सन हु इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हेंस एनी एग्रीमेंट विद माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड अब इनिशियो। ये पहली बात हमने देखी थी। फिर इसी को लेके, माइनर को लेके एक ही केस हमने डिस्कस किया था, वो था मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, जहां पे हमने देखा था कि माइनर अगर कोई प्रॉपर्टी एज अ मॉर्गेज प्लेस रखवा भी दे, तो भी वो एग्रीमेंट एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं होता, एंड हेल्ड की वो पूरे पेपर जो है वो लौटाने पड़ेंगे। करेक्ट। तो मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष एक ही केस था जो इस फील्ड पे डिस्कस होता था। बट यहाँ तक हमने तो देखा कि माइनर ऑलवेज गेट्स एन एक्स्ट्रा एज, यानी इवन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी ही कैन नॉट रेटिफाई द ओल्ड एक्ट। तो यानी नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। तो अगर कोई माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट तब किया था व्हेन ही वाज ऑफ द एज ऑफ माइनर, तो अब भले ही उसने मेजोरिटी अटेंड कर ली है, तो भी वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडेट नहीं कर सकता। नो रेटिफिकेशन यानी उसको अप्रूव नहीं कर सकता। नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है बट पुराने कामों को ठीक नहीं किया जा सकता। जस्ट लाइक अल्ट्रा वायर्स हम कंपनी में देखते थे, तो अगर अल्ट्रा वायर्स अ कंपनी हो जाए तो सारे शेयर होल्डर मिलके भी उसको रेटिफाई नहीं कर सकते, सुधार नहीं सकते, आगे के लिए ठीक कर सकते हैं, लेकिन पुराने किए गए काम को वैलिडेट नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। तो कोई भी माइनर अगर मेजोरिटी अटेन कर भी ले, तो वो पुराने काम को वैलिडेट नहीं कर सकता, रेटिफाई नहीं कर सकता। हाउएवर माइनर जो है वो बेनिफिशियरी बन सकता है, ये बात हमने देखी थी। सो माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर बेनिफिशियरी है तो कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट्स उसको मिलेंगे। करेक्ट। लेकिन अगर लाइबिलिटी होगी तो लाइबिलिटी माइनर इनकर नहीं करता है। तो जब माइनर लाइबिलिटी इनकर नहीं करता, तो वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैन एनी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम प्लीड माइनॉरिटी। माइनर की खासियत ही क्या है कि वो कभी भी गिड़गिड़ा सकता है, प्लीड कर सकता है कि मैं तो माइनर हूँ। मीनिंग देयर बाय कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो हमेशा माइनर के प्रति क्या रखता है? एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है। तो इसका मतलब माइनर ने अगर गलती की है, चाहे वो अनजाने में हुई, चाहे जानबूझ के क्यों ना की गई हो, बट अगर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो माइनर के द्वारा किया गया था, चाहे उसने गलत बोल के ही बताया कि ही वॉज अ माइनर, दो ही वॉज नॉट एक्चुअली अ माइनर।
करेक्ट, या ही टोल्ड ही वाज अ मेजर दो एक्चुअली ही वाज अ माइनर, करेक्ट। तो उस इंस्टेंस में लॉ जो है तब भी वो माइनर को माफी दे सकता है। माइनर कैन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम प्लीड माइनॉरिटी, करेक्ट। रूल ऑफ स्टॉपल जो होता था, यानी बाय कंडक्ट बाय इम्प्लीकेशन, याद करिए माइनर अपने आप को मेजर बता के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो भी क्या रूल ऑफ स्टॉपल अप्लाई कर सकते थे? हर जगह रूल ऑफ स्टॉपल अप्लाई होता था, जहां पे आप अपने बाय कंडक्ट बाय बिहेवियर क्या बन जाते थे, आप किसी फर्म के पार्टनर बन जाते थे, किसी एलएलपी के पार्टनर बन जाते थे जस्ट बिकॉज ऑफ योर कंडक्ट बाय स्टॉपल। तो आप क्या करते थे? बाय इम्प्लीकेशन यू बिकम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ऑफ एनी पार्टनरशिप फर्म। लेकिन क्या वो केस माइनर में अप्लाई हो सकता है? द आंसर इज नो। माइनर ने अपने आप को मेजर भी बताया तो क्या बाय स्टॉपल उसको अब मेजर मान के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडेट किया जा सकता है? द आंसर इज नो। यानी रूल ऑफ स्टॉपल जो होता है वो माइनर पे अप्लाई नहीं होता है। और साथ ही साथ रूल ऑफ स्टॉपल तो अप्लाई नहीं होता, माइनर को आप परफॉर्मेंस के लिए फोर्स भी नहीं कर सकते। अमॉन्ग द वेरियस रेमेडीज, याद करिए तो कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी मल्टीपल रेमेडीज मिलती है तो रेमेडीज में एक रेमेडी होती है कि मैंने कोई डैमेज एमेज तो बात की बात है, मुझे तो परफॉर्मेंस चाहिए। तो आज जब परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या आप माइनर को परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में? तो जब माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं होगा तो परफॉर्मेंस तो बहुत बात की बात आती है। तो इसलिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर को परफॉर्मेंस के लिए एनफोर्स नहीं किया जा सकता। ना माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है, नेवर डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, तो माइनर इंसॉल्वेंसी वगैरह भी इनकर नहीं करता। हाउएवर लाइबिलिटी को लेके जो एक इंपॉर्टेंट एरिया जिस पे अलग से सवाल बनता है वो है नेसेसरी सप्लाई टू माइनर, सेक्शन 68। तो जब भी माइनर को कोई भी नेसेसरी सप्लाई की जाती है आउट ऑफ हिज कंडीशन इन लाइफ, करेक्ट, तो ये एक तरीके का पांच में से एक कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस है, करेक्ट। तो जो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस है इसका मतलब उस केस में अगर कोई भी व्यक्ति नेसेसरी सप्लाई करता है माइनर को इन हिज कंडीशन इन लाइफ विच इज सूटेड टू हिज लाइफ, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस बियर किए गए थे वो उस पर्सन को रीइंबर्स किए जा सकते हैं। बट ये रीइंबर्समेंट होगा ओनली आउट ऑफ द एस्टेट्स ऑफ माइनर इफ द एस्टेट ऑफ माइनर और प्रॉपर्टी ऑफ माइनर सपोर्ट्स। यानी यहाँ पे भी माइनर डज नॉट इनकर पर्सनल लाइबिलिटी, हाउएवर इफ द एस्टेट ऑफ माइनर सपोर्ट्स द क्लेम तो उस केस में थर्ड पार्टी को वो पैसा मिलेगा। इसके लिए कई सारे केसेस, कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे आंसर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, करेक्ट। तो यानी इंपॉर्टेंट एरिया जो हट के एक बात करता है, जैसे मैंने बोला था 99% केस में तो एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड अब इनिशियो, लेकिन इस केस में ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है यानी डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे नेसेसरीज विच आर सप्लाइड टू माइनर इज लायबल टू बी रीइंबर्स्ड बाय द माइनर। माइनर जो है वो ऐसा नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स या गार्जियन को बाइंड कर सके, तो वो अपने एक्ट से अपने पेरेंट्स गार्जियन को बाइंड नहीं कर सकता अनलेस दे हैव कंसेंटेड टू इट। यानी अगर उनकी सहमति से वो काम किया गया तो पेरेंट्स गार्जियन लायबल होंगे, अदरवाइज फॉर द एक्ट्स ऑफ माइनर पेरेंट्स गार्जियन आर नॉट लायबल। और जब जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट होता है माइनर का, तो व्हेनेवर देयर इज अ जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट विथ ऑफ अ माइनर एंड अ मेजर, तो उस केस में मेजर तो उस कॉन्ट्रैक्ट में लायबल होता है, माइनर डज नॉट रिमेन लायबल फॉर सच अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी ये जितनी भी बातें हमने देखी, तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जब हमने डिस्कस किया तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी। तो एज ऑफ मेजॉरिटी के बारे में जब हम डिस्कशन किए तो यानी ये वेरियस पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। तो अगर इंडिपेंडेंट माइनर पे सवाल है तो ये पॉइंट्स में से जितने नंबर का सवाल है उतने पॉइंट्स का आप जिक्र कर सकते हैं, करेक्ट। या कोई एक पॉइंट पे कोई केस बना के सवाल दे दे तो आपका भी जवाब होना चाहिए कि भैया इवन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी minor may not major may not ratify the acts of the minor, correct। minor can always plead minority, minor can not be declared as insolvent। तो जिस भी पॉइंट को लेके सवाल आए आप सीधा वो पॉइंट का जिक्र करके एक बेसिक इंट्रो देके सीधा उस पॉइंट पे जा सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से इंस्टेंसेस थे, तो खाली हेडिंग देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय अ माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। क्या हम जानते हैं कि एनी कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड अब इनिशियो? द आंसर इज यस। नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, तो माइनर मेजोरिटी अटेन करने के बाद भी पुराने काम को रेटिफाई नहीं कर सकता। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद करो सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जहां पे माइनर एक पार्टनरशिप फर्म में ओनली फॉर द बेनिफिट्स पार्टनर बनता है, तो वो बेनिफिशियरी रह सकता है, बेनिफिट्स के लिए जुड़ सकता है, लेकिन पर्सनल लाइबिलिटी कभी भी इनकर नहीं कर सकता। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब झूठ गूगल के भी मेजर बता के अपने आप को कॉन्टेक्ट किया, बट दो ही वॉज इन एक्चुअल अ माइनर, तो भी वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके बोलेगा मैं तो मजाक कर रहा था, और वो जज उसकी बात को बोलेगा मुन्ना मेरा मजाक कर रहा था। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। लाइबिलिटीज फॉर नेसेसरीज, ये एक इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंट सवाल है जिसपे अलग से सवाल बनता है, दैट इज लाइबिलिटीज फॉर नेसेसरीज, क्योंकि ये एक केस है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का,
और कॉजी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68। तो यानी इस पे अलग से सवाल बन जाएगा माइनर का, क्योंकि यही एक पोजीशन है जो अलग से बताती है जहां पे माइनर की एस्टेट लाइबल हो जाती है, बट लाइबल आउट ऑफ द नेसेसरीज। तो पहले चीज हमें जो देखनी है वो है नेसेसरी सप्लाइड थी कि नहीं थी। अगर वो नेसेसरीज ही नहीं हुआ तो बात खत्म, तो उस केस में तो लाइबिलिटी इनकर ही नहीं होते। लेकिन अगर वो नेसेसरीज है तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि माइनर इज पर्सनली लायबल, ओनली माइनर विल बी लायबल इफ द एस्टेट ऑफ द माइनर सपोर्ट्स। यानी ये दो इंस्टेंसेस में आपने देखना है। तो यानी टू कंडीशंस मस्ट सेटिस्फाई, नेसेसरी फॉर हिज सपोर्ट होना चाहिए, और इसमें ऑलरेडी है माइनर मस्ट नॉट हैव सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस नेसेसरीज, तभी तो वो नेसेसरी हुआ। याद करिए, वरना वो 100 कपड़े उसको माइनर को डेली 4 कपड़े दिलवाता था, तो क्या ये नेसेसरीज माना जा सकता है? द आंसर में भी नो। करेक्ट। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, ना गार्जियन माइनर को लायबल ठहरा सकता, ना गार्जियन के एक्ट से माइनर, ना माइनर के एक्ट से गार्जियन लायबल होता। हाउएवर अगेन वो फैक्ट टू फैक्ट, केस बेसिस पे देखने वाली बात है कि माइनर के बेनिफिट के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट था, तो माइनर के बिहाफ में गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है। लेकिन माइनर की कोई प्रॉपर्टी है तो वो गार्जियन बिचवा नहीं सकता। करेक्ट। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, माइनर को आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात नहीं कर सकते। माइनर इंसॉल्वेंसी अटेन नहीं करता। पार्टनरशिप रिपीटिशन का पॉइंट था, यानी सेक्शन 30 में माइनर जो है वो बेनिफिट्स के लिए जुड़ सकता है, लेकिन वो लॉसेस का शेयर नहीं लेगा। शेयर इन प्रॉफिट हो सकता है, शेयर इन लॉस नहीं होता। माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट, लेकिन वहां पे भी वही सेम बात है कि पर्सनल लाइबिलिटी इनकर नहीं करेगा। ही कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ही कैन नॉट बाइंड पेरेंट गार्जियन, ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर और एडल्ट, तो माइनर और एडल्ट जब जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एडल्ट तो उसमें लायबल होता है, माइनर की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती। माइनर की श्योरिटी अगर कोई देता है तो हमेशा एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो श्योरिटी देता है उसके साथ हुआ माना जाता है, ना कि माइनर के साथ। और जो श्योरिटी वाली पार्टी है, गारंटी वाली पार्टी है, वो लायबल हो जाती है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। माइनर एज अ शेयर होल्डर, अब इसको लेके ये सब जनरल डिस्कशन है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ माइनर एज अ शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर क्या माइनर कंपनी के शेयर ले सकता था कि नहीं ले सकता था? तो उस केस में जनरली कंपनीज एक्ट कहीं रेस्ट्रिक्ट नहीं करता कि माइनर को शेयर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि क्योंकि शेयर खरीदना बेचना भी एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो अपन ने जॉइंट रीडिंग लेनी। तो इन जनरल कंक्लूजन क्या निकाला था? इन जनरल कंक्लूजन ये था कि जनरली माइनर कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बनना चाहिए, कंपनी ने शेयर माइनर को शेयर डायरेक्टली अलॉट नहीं करने चाहिए, और अगर माइनर का नाम गलती से आ भी चुका है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके रिसाइन किया जा सकता है। हाउएवर अब यार ओरिजिनली ओरिजिनल अलॉटमेंट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में मान लो मैंने कंपनी ने शेयर्स एक्स को इशू किए थे और एक्स वो शेयर अगर किसी माइनर को बेच दे तो अब क्या है? तो ऐसे इंस्टेंसेस में फिर कंपनी को इंश्योर करना चाहिए कि वो शेयर जो माइनर को जा रहे हैं एटलीस्ट वो फुल्ली पेड अप शेयर हो, यानी पार्टली पेड अप शेयर ना हो। पार्टली पेड अप है तो वो शेयर को ही कैंसिल कर दे कंपनी एक तरीके से, और या फुल्ली पेड अप करे तभी माइनर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रिकॉर्ड करे। और ट्रांसफर तो अलाउ ना करे, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एक बार फिर भी अलाउ हो सकता है। ट्रांसमिशन जो बाय ऑपरेशन ऑफ एक तरीके से इनहेरिटेंस होता है, तो फादर के बाद वो शेयर अपने आप सन को चला गया या डॉटर को चला गया, लीगल ईयर को चला गया, तो अगर वो लीगल ईयर माइनर है तो ट्रांसमिशन के केस में कंपनी उसका नाम रजिस्टर कर सकती है। लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, यहाँ तो हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि माइनर को हर कानून में हर जगह माफी मिल जाएगी। तो अगर कुछ सिविल रॉन्ग है, कुछ सोसाइटल रॉन्ग है जो माइनर ने किया जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस किसी दूसरे लॉ में हैं, तो मान लीजिए इंडियन पिनल कोड, अगर मान लीजिए माइनर चोरी कर रहा है, माइनर ने किसी का खून कर दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि माइनर बच्चा है मेरा 2-4 खून माफ कर देते उसका। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे हर चीज माफ नहीं हो सकती। तो अगर कोई चीज जो सोसाइटल रॉन्ग है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो माइनर को उठाने पड़ सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कमर्शियल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है ये उस सेंस में बात कर रहा है कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ऑफ एनी इश्यू होता है। तो कोई भी व्यक्ति जब माइनर से डील करे तो हमेशा सोच समझ के डील करे, क्योंकि 99% केस में नुकसान उसी व्यक्ति का होना है जो माइनर नहीं है। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पूरी बातें माइनर को लेके डिस्कशन था, एक इलेबोरेटेड डिस्कशन था विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये जितने भी 15-16 पॉइंट जो हमने देखे, इनमें से कोई भी 1-2 पॉइंट पे स्ट्रेट अवे अलग से सवाल आएगा। ज्यादा पॉसिबिलिटी सेक्शन 68 पे बन सकती है, नेसेसरी सप्लाई टू माइनर, या फिर इंसॉल्वेंसी, परफॉर्मेंस, प्लीड माइनॉरिटी, रेटिफिकेशन, या मौरी बीबी धर्मोदास, ये इस पे कोई एक इंडिपेंडेंट अलग सवाल बन सकता है। तो ये पहला इंस्टेंस था। दूसरा क्राइटेरिया था फॉर कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, वो था अनसाउंड माइंड को लेके, यानी अनसाउंड माइंड से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
सीधी सी बात है, ही इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट किससे किया जाना चाहिए? पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड। तो कोई भी पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड किसको बोलते हैं? आप जैसे लोग, करेक्ट। तो पर्सन ऑफ साउंड माइंड, तो साउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन अनसाउंड माइंड जैसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अब अनसाउंड माइंड भी अलग अलग तरीके का होता है, एक होता है परमानेंट अनसाउंड माइंड, एक होता है टेम्पररी अनसाउंड माइंड। तो सीधा सीधा लॉ की पोजीशन क्लियर है। यानी परमानेंट जो अनसाउंड माइंड का है, जैसे कि किसको बोलते हैं परमानेंट अनसाउंड माइंड? इडियट्स, करेक्ट। तो जो इनको फुल टाइम के लिए मतलब क्या होता है? अनसाउंड माइंड के होते हैं, करेक्ट। अनसाउंड एट ऑल टाइम्स, तो उनके साथ तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एट ऑल। लेकिन कुछ टेम्पररी अनसाउंड माइंड के होते हैं। टेम्पररी अनसाउंड माइंड के लोग कैसे होते हैं? जैसे कि लुनेटिक्स और इंटॉक्सिकेंट्स। करे हाँ, अभी आपने सर क्लास आना हमारा सफल हो रहा है, हमको समझ आ रहा है वापस से, ठीक है। तो लुनेटिक्स एंड इंटॉक्सिकेंट। अब लुनेटिक्स कैसे होता है? जो ज्यादातर केस में अनसाउंड माइंड के होता है, कभी कभी साउंड माइंड के होता है। तो बड़ा लॉजिक सा है कि जो ज्यादातर केस में अनसाउंड माइंड होते हैं और कभी कभी साउंड माइंड के होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब वो साउंड माइंड के हैं। तो उस समय किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, पर बाकी समय किया गया कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, क्योंकि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनसाउंड माइंड। तो जनरली अनसाउंड होते हैं, तो दे कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल दे आर अनसाउंड, एंड समटाइम्स दे आर ऑफ साउंड माइंड, सो दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल दे आर ऑफ साउंड माइंड। ऑब्वियसली ओनर्स ऑफ प्रूफ, जो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके ऊपर रहेगा साबित करना कि जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया वो पूरे होशो आवाज में था, करेक्ट, ही वाज ऑफ साउंड माइंड, क्योंकि ज्यादातर केस तो वो अनसाउंड माइंड का रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं सैटरडे वाले, तो अल्टीमेटली आज फ्राइडे है, ठीक है, गलत दिन रिवीजन हो रहा है। तो इंटॉक्सिकेंट्स, इंटॉक्सिकेंट्स की जब बात होती है, ये बाकी मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल नॉर्मल रहता है, फिर अचानक से वो कभी कभी अनसाउंड माइंड हो जाते हैं, करेक्ट। तो वो अनसाउंड माइंड होने की कोई भी वजह हो सकती है, करेक्ट, पानी ज्यादा पी लेते हैं। So as a point of time पे when they are mostly of sound mind and sometimes they are of unsound mind, so generally they can enter into a contract when they are of sound mind, लेकिन they can not enter into a contract while they are of unsound mind। तो बड़ा सिंपल सा प्रोविजन था, इसको लेके अगर सवाल आ जाए तो इसके तो पूरे नंबर आप ले ही लेंगे। लॉ का पेपर कब है? डे डे क्या है? डे क्या है? संडे? अभी अभी चेक कर लेना अपन ने, हैं? आपने यही नहीं पता? बोलो 16। ओ, फ्राइडे। अब आप ठीक से पेपर दोगे, ठीक है, फ्राइडे को है लॉ का पेपर, ठीक बात है, चलो। तो ओके ओके, ठीक है। तो अपन ने ये बात भी देख ली, तो सेकंड फीचर भी हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज ऑफ अनसाउंड माइंड। वैसे ही तीसरा फीचर, ये तो बड़ा सिंपल सा फीचर है, नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसका मतलब एनीवन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो अगर दिमाग खराब हुआ इंस्टीट्यूट का, तो 2 नंबर का सवाल डाल देगी, हु आर द पर्सन हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो 2 नंबर का जब ऐसा सवाल आ जाए, तो फिर उसका जवाब क्या होगा? तो ये 5 लाइन लिख देना, यही आपका जवाब है। तो यानी फॉरेन सॉवरेन्स हो गए, एम्बेसडर्स हो गए, एलियन एनिमी हो गया, कन्विक्ट हो गया, या इंसॉल्वेंट हो गया, ये सब क्या है? ये सब पर्सन्स है हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, ये तीनों में से कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो सारे के सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। चाहे आपने कॉन्ट्रैक्ट विद अनसाउंड माइंड किया, चाहे आपने कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर किया, चाहे आपने कॉन्ट्रैक्ट विद पर्सन हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ किया, तीनों ही केस में आउटकम क्या बना? वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बना? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बना। कल को एक सवाल आता है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको नेचर या टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताना पड़ेगा कि वो वॉइड है कि वैलिड है कि अवॉइडेबल है कि इलीगल है कि एनफोर्सेबल है कि नॉन एनफोर्सेबल है कि यूनिलेटरल है कि बाइलेटरल है। ऐसा अगर एक सवाल आ जाता है, तो उसमें अगर आपको ऐसा केस दिखे जहां पे कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ हो रहा है, या अनसाउंड माइंड के साथ हो रहा है, या डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ वाले के साथ हो रहा है, तो सीधा आपको जवाब देना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इन नेचर। तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, ठीक बात है। तो ये पहला इंस्टेंस यानी तीसरा असेंशियल फीचर समझ लीजिए हो गया। एग्रीमेंट ऑलरेडी यूनिट 1 में देखा था, ऑफर एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन यूनिट 2 में देखा था, तो पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 3 में सेक्शन 11 की तीनों बातें जो थी वो हमने देख ली। तो अब अगला डिस्कशन जो आता है, वो आता है विद रिस्पेक्ट टू कंसेंट, क्योंकि वन ऑफ द असेंशियल फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द पार्टीज मस्ट बी, देयर मस्ट बी अ कंसेंट एंड सच कंसेंट मस्ट बी फ्री। तो कंसेंट का मतलब भी आप जानते थे कि कंसेंट एक मैक्सिम है, जिसका मतलब ही क्या होता था? कंसेंसस एड आइडम, जिसका मतलब होता था सेम थिंग इन
सेम सेंस। यानी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट जो होती है दे मस्ट अंडरस्टैंड सेम थिंग इन सेम सेंस, यानी मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, कोई लाल पीली कार वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। तो जो चीज मैं ऑफर दे रहा हूं आपने वही चीज एक्सेप्ट करनी है और आप वही चीज एक्सेप्ट कर रहे हो जिस चीज का मैं ऑफर दे रहा हूं, यानी यू मस्ट अंडरस्टैंड सेम थिंग इन सेम सेंस। तो कंसेंसस एड आइटम तो होना ही चाहिए, लेकिन कंसेंट होना चाहिए, मतलब सहमति होनी चाहिए, और वो सहमति कैसी होनी चाहिए, सहमति फ्री होना चाहिए। करेक्ट। तो अब लॉ आपको ये नहीं बताता कि फ्री कंसेंट किसको बोलते हैं, लॉ फ्री कंसेंट को उल्टा डिफाइन करता है कि फ्री कंसेंट किसको बोलते हैं, इफ द कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय वन ऑफ द 5 इंस्टेंसेस तो कंसेंट को फ्री माना जाता था। वो वन ऑफ द 5 इंस्टेंसेस कौन कौन से थे, नंबर 1 कोअर्जन, नंबर 2 अनड्यू इन्फ्लुएंस, नंबर 3 फ्रॉड, नंबर 4 मिसरिप्रेजेंटेशन और नंबर 5 मिस्टेक। यानी अकॉर्डिंग टू सेक्शन एक तरीके से 14 कंसेंट इज नॉट फ्री इफ इट इज कॉज्ड बाय वन ऑफ दिस 5 एलिमेंट। तो अगर ये 5 में से कोई भी इंस्टेंस हुए, अगर वो कोर्जन का केस है, अगर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस है, अगर वो फ्रॉड का केस है, अगर वो मिसरिप्रेजेंटेशन का केस है, अगर वो मिस्टेक का केस है, तो कंसेंट इज नॉट फ्री, कंसेंट फ्री नहीं होगा। और अगर कंसेंट फ्री नहीं हुआ तो इसका मतलब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, और अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन 4 इंस्टेंसेस में वॉइडेबल होता है, लेकिन लास्ट वाले इंस्टेंस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। यानी हमें उसका फाइनल आउटकम भी तो पता होना चाहिए। तो 5 में से पहले 4 केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ दुखियारी पार्टी, लेकिन लास्ट केस में द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। यानी वॉइड का मतलब आप जान चुके हैं, नॉट एनफोर्सेबल एट ऑल, वॉइडेबल मतलब एनफोर्सेबल एट ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ अदर। करेक्ट। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, सेक्शन 2। आ गया जो। तो यानी कंसेंट, तो कंसेंट के बारे में सबसे पहले कंसेंट क्या होता था, कंसेंट को तो सेक्शन 13 में ही सिंपल सा बोल दिया था। सेक्शन 13 ने क्या बोला था, व्हेन 2 और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। तो सेम थिंग इन सेम सेंस जो होता है इसी को हम क्या बोलते थे, इसी को हम बोलते थे कंसेंसस एड आइडम। यानी ये एक मैक्सिम था जिसका इस्तेमाल किया गया। तो फ्री कंसेंट और कंसेंट को जब आप समझाते हैं और ये मैक्सिम का इस्तेमाल नहीं करते तो मजा नहीं आता, आपके आंसर में नंबर कट जाने हैं। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में कंसेंसस एड आइडम होना चाहिए, और जिसका मतलब होता है सेम थिंग इन सेम सेंस। तो लॉ यही बोलता है कि कंसेंट क्या है, व्हेन द पीपल एग्री इन सेम थिंग इन सेम सेंस। और कब फ्री कंसेंट होता है नहीं होता है, तो उसके बारे में सेक्शन 14 है जो बताता है कि फ्री कंसेंट इज नॉट कॉज्ड अगर कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक का केस हो। तो उसमें जो कोर्जन है, कोर्जन के बारे में आपको मिलता है सेक्शन 15 में, अनड्यू इन्फ्लुएंस को मिलता है सेक्शन 16 में, फ्रॉड मिलता है 17 में, मिस रिप्रेजेंटेशन मिलता है 18 में। इन सब का इफेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल सेक्शन 19 में, और मिस्टेक के बारे में है 20, 21 और 22। तो इस तरीके से ये पूरा सेक्शन कवरेज बना हुआ है, और कंसेंट फ्री नहीं होता इसके बारे में है सेक्शन 14। करेक्ट। तो इस तरीके से ये पूरी बातें जो है ये फ्री कंसेंट को लेके जो अगला असेंशियल फीचर है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का उसमें कवर होती है। तो अब वन बाय वन हमने उसी को देखना था। तो कोअर्जन, कोअर्जन के बारे में चालू होता था सेक्शन 15। तो कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस ये दो बेसिक पेयरिंग थी। कोअर्जन जहां फिजिकल प्रेशर इस्तेमाल करता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस वहीं पे मॉरल प्रेशर की बात करता था। तो कोअर्जन क्या है, कोअर्जन का मतलब डराना धमकाना। तो कोअर्जन इज एन एक्ट ऑफ कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट। तो कोर्जन क्या है, एक एक्ट ऑफ कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। तो कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं, कोई काम कमिट कर रहे हैं या थ्रेटन टू कमिट कर रहे हैं एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, तो ये एक तरीके से माना जाएगा कि ये एक तरीके का यूज ऑफ कोर्जन है। या फिर अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एन एसेट और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अदर पर्सन। तो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी आप एक तरीके से डिटेन करके रख रहे हो, वो भी अनलॉफुल, लॉफुल नहीं। तो अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग, सिर्फ डराया धमकाया। तो डिटेन प्रॉपर्टी ऑफ अदर पर्सन, क्या आप बच्चे को अगवा करने का डरा धमका दिया ना, तो अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बिलोंगिंग टू अदर पर्सन, तो प्रॉपर्टी तो दूसरे की थी ना, वो बच्चा किसी और का था, और आपने अनलॉफुल थ्रेटन कर दिया उसको। तो अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सब इंस्टेंसेस में माना जाएगा कि पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट या जिसने भी वो काम किया उसने क्या किया है, कोअर्जन का इस्तेमाल किया विद एन इंटेंशन टू कॉज अदर पर्सन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट। और ये सब करने के पीछे एक ही वजह थी। वजह क्या थी, वजह बड़ी साफ थी, टू मेक दैट पार्टी एंटर इनटू अ
कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी जब कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में होता है पर उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में बबन सुपारी आ जाता है, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लिया जाता है कि वहां पे कोर्जन का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ये सारे काम कौन करता है, बबन सुपारी करता है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहे कमिट हो या थ्रेटन टू कमिट हो, एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, चोरी करना, मारना, काटना, तो ये सब जो भी काम है ये सब अनलॉफुल काम है। दूसरा काम डराने धमकाने का, ये भी बबन सुपारी करता है। और ये सब पर्पस क्या है कि वो सुबोध भाऊ को पैसे दे देना। तो सुबोध भाऊ को पैसे देने की जब बात हो रही है, इसका मतलब टू मेक दैट पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, उसको कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने की बात कर रहा है। तो इसलिए ये क्या हो रहा है, ये एक तरीके का एक्ट ऑफ कोर्जन माना जाता है। और अगर एक्ट ऑफ कोर्जन हुआ यानी फिजिकल प्रेशर है इस पे, तो जहां पे भी एक्ट ऑफ कोर्जन इस्तेमाल हुआ तो सेक्शन 19 यानी हमेशा एक प्री कंसेंट जिसमें नहीं है उसके साथ सेक्शन 19 को आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 19 उसका इफेक्ट बताता है। और इफेक्ट क्या है, इफेक्ट बड़ा साफ है कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट इतना सा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। तो इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ दुखियारी पार्टी। एक इंस्टेंस तो यही है कि मतलब जो दुखियारी पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकती है, और लेकिन रिसाइन किया तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट है। यानी ऐसा नहीं कि उसने जो धोखे से जमीन ली थी, डरा धमका के जमीन ली थी और आपको जमीन के पैसे दिए थे तो 5 लाख भी रख लिया और फिर जमीन भी वापस ले ली, ऐसा नहीं, फिर तो आप बड़े बबन सुपारी निकले। तो आपने क्या करना है, अगर जमीन वापस मांग रहे हो तो उसके 5 लाख रुपए उसको लौटाने हैं। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होना जरूरी है, करेक्ट। तो यानी कोई भी फायदा उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर मिला था दुखियारी पार्टी को भी, तो दुखियारी पार्टी ने उसको फायदे को रिस्टोर करना है, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ दुखियारी पार्टी। तो ये 3 कॉन्सिक्वेंसेस होते थे। तो वॉइडेबल वाली बात सेक्शन 19 है, बाकी दुखियारी पार्टी रिसाइन करना, रिस्टोर करना, ये सब आगे 72 वगैरह की बातें हैं कॉन्ट्रैक्ट की। सेक्शन याद आए तो कोट करना एग्जाम में, नहीं याद आए तो अब कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि अब वो वक्त जा चुका है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मीनिंग देयर बाय कोर्जन की बातें हम देख चुके। तो कोर्जन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कोर्जन के बारे में हमने देखा, इट इन्वॉल्व्स फिजिकल प्रेशर। वही दूसरा इंस्टेंस यानी कोर्जन का कॉम्बिनेशन, हमेशा आप क्या करें, कोर्जन के बारे में आप देखें तो आप हमेशा रीडिंग करें कोर्जन को, एक तो डेफिनेशन और दूसरा उसका इफेक्ट। तो इफेक्ट है सेक्शन 19 और डेफिनेशन है कोर्जन की सेक्शन 15 में। और इफेक्ट क्या होता है, वॉइडेबल होगा, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होना, रीपे रिटर्न अगर कुछ पैसे वैसे की बात है तो, करेक्ट। उसके बाद अगला इंस्टेंस बनता है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। अनड्यू इन्फ्लुएंस की जब हम बात करते हैं तो ये दूसरा इंस्टेंस है जहां पे कंसेंट को फ्री नहीं माना गया है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में दिया गया है सेक्शन 16 में। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस किसको बोलते हैं, सीधी सी बात है, अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर बोलना है तो जब वन पार्टी जो है वो क्या है, वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी। जब एक पार्टी इस पोजीशन पे हो कि दूसरी पार्टी की विल मतलब वसीयत नहीं, विल मतलब इच्छा। तो जब एक पार्टी दूसरी पार्टी की इच्छा को डोमिनेट करे, पर केवल इच्छा को डोमिनेट करने से बात नहीं बनता है, इच्छा को डोमिनेट करने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, एंड ही यूजेस सच पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज, और उसने उस पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज उठाया, करेक्ट। तो ऐसे कई इंस्टेंसेस हम देखते हैं जहां पे रिलेशन बिटवीन पार्टीज ऐसी होती है जहां वन पार्टी डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी। तो लाइक डॉक्टर और पेशेंट का केस हमने देखा था, लाइक लॉयर और क्लाइंट का फेज हमने देखा था, लाइक। और टीचर स्टूडेंट क्यों बोलना है, करेक्ट, ठीक है, चलो टीचर एंड स्टूडेंट, तो टीचर एंड स्टूडेंट का केस आ गया। उसके बाद और ऐसे इंस्टेंसेस पेरेंट्स और बच्चे। तो यहाँ पे हमेशा वन पार्टी इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे पर केवल ये रिलेशन होने से अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो जाता, वरना टीचर स्टूडेंट तो हर जगह रहते हैं, वरना लॉयर क्लाइंट तो हर जगह रहते हैं। तो केवल ये रिलेशन होने से अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता, यू हैव टू प्रूव कि उस पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज उठाया गया था लॉयर के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जब अनफेयर एडवांटेज उठाया जाता तभी माना जाता है कि इट्स अ केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, व्हेन रिलेशन बिटवीन वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर एंड ही यूजेस सच पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर एंड द एक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये सिंपल सेंस में हमने समझा था। कब माना जाता है वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, तो उसके लिए 4 इंस्टेंसेस है, वेयर वन पार्टी हैज अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर अदर, या पार्टीज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो फिड्यूशरी नेचर का है, या देयर इज अ केस ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस, या अनकॉन्शियनेबल बार्गेन, या अनफेयर बार्गेन। ये 4 इंस्टेंसेस में माना जाता है कि वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी। तो इसी में सारे हमने केस देखे थे, रियल और अपेरेंट अथॉरिटी के केस में फॉर एग्जांपल पेरेंट्स और बच्चों का केस हम दे दिए। फिड्यूशरी रिलेशनशिप मतलब जहां रिलेशनशिप ऐसा हो जो नेचुरल नहीं है लेकिन फिर भी वो रिलेशनशिप ऐसा है जो ट्रस्ट पे बना हुआ है, तो उस केस में फिर आप उसको तोड़ नहीं सकते। याद कर लीजिए वो बाबा
दिसंबर वक्त आ रहा है, अगर आप वो बाबा के पास जाना चाहते हैं तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में वो बाबा और भक्त डिवोटी, तो उनके बीच में क्या है, उनके बीच में एक तरीके का फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। ठीक बात है, पूरा 2 बार रिवाइज हुआ था वो टॉपिक आपका। उसके बाद तीसरा मेंटल डिस्ट्रेस हमने देखा था। मेंटल डिस्ट्रेस याद करो, वो बूढ़ा बाप जिसके 4 बेटे थे और एक ही बेटा उसको संभालता था। तो जो बेटा संभाल रहा था, अभी तक हम समझ रहे थे वो हीरो है, बाद में वही विलेन निकला वो पिक्चर, वो ड्रामे का। करेक्ट। तो उसी ने बोल दिया कि भैया सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो। बूढ़े बाप ने बोला ले जा प्रॉपर्टी, नहीं तो तूने मेरे को बर्बाद कर देना है। तो मेंटल डिस्ट्रेस, मेंटल परेशानी। और अनकॉन्शनेबल बार्गेन याद करो, वो लोन देने की बात, 24% इंटरेस्ट के साथ, वो भी पर डे कौन लेता है भाई 24% इंटरेस्ट? अनकॉन्शनेबल बार्गेन। करेक्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये सब अनकॉन्शनेबल बार्गेन अगर है तो उस केस में माना जाता है वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल। ये इंस्टेंसेस है वेयर वन पार्टी डोमिनेट द विल ऑफ अदर। और अगर वन पार्टी डोमिनेट द विल ऑफ अदर है तो ये साबित करना है कि ही यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। अगर ये दोनों की पेयरिंग बन गई, कॉम्बिनेशन बन गया, तो फिर एक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। एंड व्हेन द एक्ट इज इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट सिर्फ इतना सा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ दुखियारी पार्टी, या जो पार्टी एक तरीके से जिसको डोमिनेट किया जा रहा था। तो उस केस में कौन हुए? पेशेंट हुआ, क्लाइंट हुआ, बच्चे हुए। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सारे इंस्टेंसेस में क्या बनता है? ये सारे इंस्टेंसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी अगेंस्ट सेक्शन 19। करेक्ट। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में जब आए तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपको सेक्शन 16 का जिक्र करना है, और अगेन सेक्शन 19 तो हमेशा साथ साथ चलेगा। तो सेक्शन 16 में पहले आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस बताना है कि रिलेशन आर सच वेयर वन पार्टी dominates the will of other and uses that position to obtain unfair advantage over other। तो पहले ये सीधा बताइए कब डोमिनेट करेंगे विल को? तो 4 इंस्टेंसेस है, रियल अपरेंट अथॉरिटी, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, या फिर मेंटल डिस्ट्रेस का एग्जांपल हो गया, या चौथा इंस्टेंस का, चौथा भी आपने लिख लेना ना यहाँ पे। चौथा कौन सा इंस्टेंस था? तो अनकॉन्शनेबल बार्गेन। करेक्ट। तो बार्गेन वाला केस, तो बार्गेन वाला केस है। 4 इंस्टेंसेस होते हैं जहां पे माना जाता है कि वन पर्सन डोमिनेट द विल ऑफ अदर पर्सन का। ये यहाँ पे दिया हुआ है, एनालिसिस देता है, लॉ नहीं देता है। ठीक। तो अल्टीमेटली यानी ये देखिए, रियल अपेरेंट अथॉरिटी, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, मेंटल डिस्ट्रेस, और लास्ट में अनकॉन्शनेबल बार्गेन। ये 4 इंस्टेंसेस बनते हैं जहां पे माना जाता है पार्टीज डोमिनेट द विल ऑफ अदर। और इसका अनड्यू एडवांटेज है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहता है? तो यानी साबित किसने करना? तो ऑब्वियसली मैं, जो डोमिनेटिंग पार्टी है उसने साबित करना कि मैंने इस पोजीशन का गलत फायदा नहीं उठाया है। करेक्ट। तो जो पार्टी गलत फायदा, मतलब जो डोमिनेट कर रही है, बर्डन ऑफ प्रूफ जाएगा उस पे कि तू साबित कर कि तूने इस पोजीशन का गलत फायदा नहीं उठाया है। करेक्ट। बाकी सारी बातें सेम है। तो यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस पे सवाल आए तो आप ये चीजों का कॉम्बिनेशन के साथ उसका जवाब डालेंगे। वैसे ही तीसरा इंस्टेंस बनता है वो है फ्रॉड का। तो फ्रॉड के बारे में है सेक्शन 17। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, ये दो टॉपिक आपने एक साथ देखने। तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की जब बात करते हैं, दोनों में ही आप क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। दोनों में जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सबसे पहली बात तो वो रिप्रेजेंटेशन फॉल्स ही है। पर दोनों में फर्क क्या है? फ्रॉड के केस में मैं फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं नोइंगली, लेकिन मैं मिस रिप्रेजेंटेशन में भी एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, लेकिन वो अननोइंगली दे रहा हूं। करेक्ट। पहले में मेरा इंटेंशन ही है टू डिसीव द अदर पार्टी, दूसरे में अनजाने में आप डिसीव हो गए क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं जो बोल रहा हूं वो फॉल्स है। तो फ्रॉड में जो स्टेटमेंट देता है वो ये जानते हुए देता है नोइंगली इट टू बी फॉल्स, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में जो स्टेटमेंट देता हूँ, स्टेटमेंट टर्न्स आउट टू बी फॉल्स, हाउएवर द पार्टी मेकिंग द स्टेटमेंट डज नॉट बिलीव इट टू बी फॉल्स। करेक्ट। तो इस तरीके से ये फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की बातें होती थी। तो फ्रॉड में क्या था? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेड नोइंगली विद द इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी एंड इंड्यूस सच अदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये केस, ये इंस्टेंस बनता है फ्रॉड का। वही मिस रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा, तो इसमें भी मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब मिस स्टेटमेंट है। पर मिस स्टेटमेंट किन चीजों का? एक मटेरियल फैक्ट का, बिलीविंग इट टू बी ट्रू, जिसको स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति ट्रू मान रहा है, दो इन रियल सेंस द स्टेटमेंट इज अनट्रू। दोनों ही केस में स्टेटमेंट तो अनट्रू है, लेकिन फ्रॉड में मैं जानते हुए वो स्टेटमेंट दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि वो अनट्रू है, फिर भी मैं वो स्टेटमेंट दे रहा हूं। और मिस रिप्रेजेंटेशन में मैं वो स्टेटमेंट दे रहा हूं ये सोचते हुए कि वो ट्रू है, जबकि रियलिटी में वो अनट्रू है। करेक्ट। विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी, यानी यहाँ पे मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं होता धोखा देने का, पर फिर भी आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो चाहे फ्रॉड हो चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन हो, इफेक्ट तो वही है। सेक्शन 19 में कॉन्ट्रैक्ट में भी अवॉइडेड यानी अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी होता है। लेकिन
अगर वो फ्रॉड का केस होता है तो मैं उसे वॉइडेबल करके कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन तो कर ही सकता हूँ, जो बेनिफिट मिला वो रेस्टिट्यूट रिस्टोर तो कर ही सकता हूँ, लेकिन आई मे इवन क्लेम फॉर डैमेजेस। अगर उसकी वजह से कुछ नुकसान हुआ तो मैं नुकसान की भरपाई इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस भी मांग सकता हूँ। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में मैं कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ सकता हूँ, लेकिन डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार मेरे पास नहीं रहता। बट इंपॉर्टेंट 17 और 18 फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन तो जानना था ही, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना था कि एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17 जो बताता था mere silence amount to fraud, तो क्या just being silence to affect amounts to fraud? तो explanation to section 17 ने बोला कि mere silence does not amount to fraud, यानी बाय डिफॉल्ट अगर किसी मैटर पे आप साइलेंट है तो चुप रहना फ्रॉड के बराबर नहीं माना गया है। mere silence does not amount to फ्रॉड, यानी साइलेंट रहना इज नॉट अ केस ऑफ फ्रॉड, क्योंकि यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे रूल ऑफ कैवियट एम्प्टर लग जाता है। अब तेरे को पूरी तरीके से समझ में आ रहा, हाँ सर। तो रूल ऑफ कैवियट एम्प्टर लग जाता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि भैया जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो पूरी जानकारी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लेट द बायर बी अवेयर। तो उसके लिए सेलर ने ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं जो चीज बेच रहा हूँ उसमें कुछ गलत है या नहीं है। आप आ रहे हो खरीदने, देखो खरीदो अपनी इच्छा से, लिखो जाओ, अनलेस वो एक लेटेंट डिफेक्ट होगा। सर कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर दिए, लेटेंट डिफेक्ट हुआ तो बात अलग है, बट अदर देन दैट बायर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। सेलर ने बताने की जरूरत नहीं है कि गुड्स में कोई तरीके का डिफेक्ट है। तो स्क्रीन टूटी हुई है, खरीद के ले जा रहा है, सेलर ने नहीं बताना है कि वो मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई है। तो इन दिस केस मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। लेकिन एक चेतावनी है, और वो चेतावनी क्या है, ये दो इंस्टेंसेस में माना गया है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक, यानी वहां पे साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड, यानी उसके भी एक्सेप्शंस है। तो वो कौन से दो इंस्टेंसेस है, वेयर इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक, तो जहां पे आपकी ड्यूटी है स्पीक करने की लेकिन आप स्पीक नहीं कर रहे, तो बोलने की आपकी जवाबदारी है लेकिन आप मुंह में दही जमा के बैठे हुए हो, तो माना जाएगा कि इट इज अ केस ऑफ फ्रॉड। तो वेयर इट इज अ ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक एंड ही डज नॉट स्पीक, इट में अमाउंट टू फ्रॉड। या सेकंड इंस्टेंस, साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, कुछ नहीं बोल के भी बहुत कुछ बोल दिया, करेक्ट, तो साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। ये दो इंस्टेंसेस में माना जाता है कि इवन साइलेंस वुड अमाउंट टू फ्रॉड। तो वो केस टू केस बेसिस पे हमने देखा था, याद करिए, पिग वाला एग्जांपल देखा था हमने, तीन एग्जांपल जो देखे थे, और इस केस को बेस्ट फिट सूट करते थे, करेक्ट। तो वो तीन एग्जाम्पल जो अपन ने देखे थे, कहाँ देखे थे, ये एग्जाम्पल 23, 24 और 25, ये तीन एग्जाम्पल अपन ने देखे थे इन सारे फैक्ट्स को समझने के लिए, वेदर साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड और नॉट। तो 23 एग्जाम्पल हमने क्या देखा था कि ए सेल बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोस टू बी ऑफ अनसाउंड, तो ए को पता है कि हॉर्स अनसाउंड माइंड का है, और ए बी को वो हॉर्स बेच रहा है। तो सवाल ये था, क्या ए को बी को बताना जरूरी है कि वो हॉर्स अनसाउंड माइंड का, तू खरीदने आ रहा है तू समझ, लेट द बायर बी अवेयर, कैविएट एम्प्टर विल अप्लाई। तो ए ने बी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पे साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, इसको फ्रॉड का श्रेणी में नहीं रखा जाता। दिस इज नॉट फ्रॉड बाय ए, ये पूरी तरीके से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन एग्जांपल नंबर 24 में, बी इज एज डॉटर एंड हैज जस्ट कम ऑफ एज एंड द रिलेशन बिटवीन पार्टीज वुड मेक इट एज ड्यूटी टू टेल बी इफ द हॉर्स इज ऑफ अनसाउंड। यानी अगर मान लीजिए ए बी को ही वो हॉर्स बेच रहा है, और बी जो है कोइंसिडेंटली हैपेंस टू बी डॉटर ऑफ ए, तो डॉटर तो फादर पे भरोसा करिए ना, वे पापा ऐसा अनसाउंड वाला पागल हॉर्स नहीं बेचेंगे। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे इट्स द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक, और वहां पे अगर फादर स्पीक नहीं कर रहा है तो इन दिस केस इट में अमाउंट टू फ्रॉड, तो वो एक फ्रॉड का केस बनता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन के केस में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक। वैसे ही तीसरा इंस्टेंस था जहां पे बी ने ए को ये बोल के हॉर्स खरीदा था कि अगर तुम कुछ नहीं बोल रहे तो मैं मान के चलूंगा कि हॉर्स साउंड माइंड का है, और बी बी ए जो है वो वाकई कुछ नहीं बोलता है, तो कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब बी तो मान के चल रहा है ना कि हॉर्स जो है वो साउंड माइंड का है, और एक्चुअली में तो वो अनसाउंड माइंड का है। तो फिर ये केस ऑफ फ्रॉड हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका चुप रहना ही अपने आप में बोलने के बराबर है, तो चुप रह के भी बहुत कुछ बोल दिया आपने, तो ये फ्रॉड का केस बन जाता है। तो इफ यू डू नॉट डिनाई इट, आई शैल अज्यूम द हॉर्स टू बी ऑफ साउंड माइंड, ए सेज नथिंग, तो उसका साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, और साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच हुआ मतलब ये दोनों ही केस में क्या है, फ्रॉड के केस बन जाएंगे। यहाँ पे साइलेंस वुड अमाउंट टू फ्रॉड, तो एक अलग से सवाल बन जाएगा इस टॉपिक पे, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17, कि वेदर साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड और नॉट। ऐसे ही एग्जांपल, ऐसे ही केस बना के आपको दे देगा। तो आपको पहले बताना है कि एज पर एक्सप्लेनेशन टू 17 मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, because rule of caveat emptor applies and it is the duty of the buyer to be aware before buying a product. However, in two circumstances, even silence may amount to fraud, where it is the duty of the person to speak or where silence is equivalent to speech. In those instances, may silence also may amount to fraud. Correct?
चाहे फ्रॉड हो चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन हो, दोनों का इफेक्ट सेक्शन 19 में आप देख चुके हैं कि उनका लीगल इफेक्ट क्या बनता है। उनका लीगल इफेक्ट बनता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, फ्रॉड है तो क्लेम डैमेजेस, मिसरिप्रेजेंटेशन है को अवॉइड डैमेजेस। करेक्ट। तो ये चौथा, तीसरा और चौथा इंस्टेंस था जहां पे कंसेंट फ्री नहीं माना गया था। वैसे ही लास्ट इंस्टेंस बनता है मिस्टेक। मिस्टेक दो पैटर्न पे हो सकती है, बायलैटरल मिस्टेक, यूनिलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल मिस्टेक यानी वेयर वन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर अ मिस्टेक बट नॉट द अदर। तो यूनिलैटरल मिस्टेक जो होता है वो तो बात खत्म। यूनिलेटरल मिस्टेक वेयर वन पार्टी इज इन अ मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक वेयर बोथ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर अंडर अ मिस्टेक। अब मिस्टेक जो है वो लॉ की भी होती है, मिस्टेक जो है वो फैक्ट्स की भी होती है। और लॉ में भी मिस्टेक इंडियन लॉ की मिस्टेक होती है, फॉरेन लॉ की मिस्टेक होती है। इंडियन लॉ की मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, यानी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो इग्नोरेंस। तो कल को आपको इंडियन लॉ की जानकारी नहीं है, उसके लिए आपको कोई माफी नहीं मिल सकती, वो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इसका मतलब आप उसमें लायबल बन सकते हैं अगर आपने कोई गलत काम किया है। मुझे नहीं पता था यहाँ पे मारना किसी का क्राइम है, तो ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो इग्नोरेंस, उसके लिए आप बच नहीं सकते। करेक्ट। तो इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है या सामने वाली पार्टी के कहने पे आपने वो कॉन्टेक्ट कर दिया और फॉरेन लॉ की आपको जानकारी नहीं थी, तो कई बार मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ कैन बी ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो वो फैक्चुअल मिस्टेक हो गई, और फैक्चुअल मिस्टेक का इफेक्ट क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में भी अवॉइडेड, यानी अवॉइडेड का मतलब कॉन्ट्रैक्ट को आप वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि कंसेंसस है, डाइडम ही नहीं हुआ, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या हो गया, वॉइड इन नेचर हो गया। तो बाकी चारों इंस्टेंसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, आखिरी वाले इंस्टेंस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। तो ये आपका दूसरा एलिमेंट था जो हमने डिस्कस किया, वो था व्हेन कंसेंट इज नॉट फ्री एंड व्हेन कंसेंट इज फ्री। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमको फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में मिले। अब फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में जो मिला, उसके बाद आपको ये दोनों का, चारों का डिफरेंस भी एक मिला हुआ है टॉपिक, इन द फॉर्म ऑफ कोर्जन और अंडर इन्फ्लुएंस का डिफरेंस, और इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस। यानी कल को एग्जाम में एक अलग एरिया सवाल देने का हो तो सीधा सीधा अगर लॉ का सवाल पूछना हो तो एक डिफरेंशिएशन का सवाल बन के आ जाएगा कि कोर्जन अंडर इन्फ्लुएंस में डिफरेंशिएट करिए, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंशिएट करिए। तो जो हमने पढ़ा था उसी के बेसिस पे वो डिफरेंशिएशन पॉइंट आपको, यानी जो अपने उसमें अवेलेबल है, उसको आपको नोट करना है। ठीक। तो ये सारी बातें अपनी फ्री कंसेंट वाले टॉपिक को लेके हुई थी। बोलो डन अप। तो चार चीजें पढ़नी थी एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, चार में से दो हो गए। पहले अपन ने देखा विद रिस्पेक्ट टू पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा अपन ने देखा विद रिस्पेक्ट टू कंसेंट ऑफ द पार्टीज, दैट इज फ्री कंसेंट। वैसे ही तीसरा इंस्टेंस जो बनता है वो है लीगल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। 22 तक तो मिस्टेक का केस था, 22 तक मिस्टेक का केस है, 23 से चालू होता है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमने देखा था कि जो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो कॉन्ट्रैक्ट का वन ऑफ द एसेंशियल फीचर इज कंसिडरेशन का होना। तो कंसिडरेशन का तो होना जरूरी होता ही है, जहां पे कंसिडरेशन डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज डी में। तो 2 क्लॉज डी में कंसिडरेशन का मौजूद होना तो असेंशियल फीचर होता ही है। करेक्ट। लेकिन कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। इसका मतलब अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन अनलॉफुल है या ऑब्जेक्ट इलीगल है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अगेन वो क्या रहेगा, वो एक तरीके का इलीगल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, या एक डिपेंड करता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इलीगल भी हुआ तो एट लास्ट वो वॉइड ही कहलाता है। मतलब इसका भी इफेक्ट क्या बना, इसका इफेक्ट बना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, उसका इफेक्ट क्या बना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट नहीं है तो पहले चार केस में वॉइडेबल है, आखिरी केस में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ही अनलॉफुल कंसिडरेशन और इलीगल ऑब्जेक्ट हुआ तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगेन इन टर्न वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो कब अनलॉफुल ऑब्जेक्ट माना जाता है या इलीगल कंसिडरेशन माना जाता है, तो उसके लिए अलग अलग इंस्टेंसेज जो सेक्शन 23 बताता है। और वो सेक्शन 23 क्या बोलता है कि कोई भी कंसिडरेशन अनलॉफुल या ऑब्जेक्ट इलीगल रहेगा अगर वो एक्ट क्या है, इफ द एक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। यानी कोई भी आप ऐसा एक्ट कर रहे हैं विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, यानी लॉ में कोई काम की मनाही है और आप वो काम कर रहे हैं, एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ कर रहे हैं, तो उस केस में माना जाएगा कि कंसिडरेशन अनलॉफुल है या ऑब्जेक्ट इलीगल है। जैसे चोरी करना, चोरी करना अलाउड है क्या, तो चोरी करना अलाउड नहीं है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन ही क्या है कि चोरी का माल आपस में बांटेंगे, तो वो क्या है, अनलॉफुल कंसिडरेशन है। करेक्ट। इलीगल ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और अगर कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया और मान लो फिर एक चोर ने दूसरे चोर को चोरी का हिस्सा देने से मना कर दिया, तो मैटर क्या जज तक चला जाना है, तो जज ने भी अपना हिस्सा मांग लेना है फिर। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में वो तो केस नहीं हो सकता, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, क्योंकि जज कैसे होता है, जज अच्छे होता है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नेचर का कॉन्ट्रैक्ट
माना जाता है। ठीक बात है। तो एक्ट अगर फॉरबिडन बाय लॉ है तो माना जाएगा अनलॉफुल कंसिडरेशन या इलीगल ऑब्जेक्ट है। वैसे ही अगर एक्ट इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, यानी आप जो एक्ट कर रहे हैं वो प्रोहिबिटेड नहीं है। फर्क बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट बोलता है कि जो आप एक्ट कर रहे हो वही फॉरबिडन बाय लॉ है, चोरी करना इज फॉरबिडन बाय लॉ। करेक्ट। तो एक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, तो अनलॉफुल कंसिडरेशन इलीगल ऑब्जेक्ट का केस बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। लेकिन मैं जो एक्ट कर रहा हूँ वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, वो अलाउड है, लेकिन इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। इसके लिए हमने क्या देखा था, याद करो, बिना बिल के मोबाइल खरीदा था हमने। करेक्ट। तो मोबाइल खरीदना बेचना अनलॉफुल नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, बिना बिल के खरीदा, तो यू आर डिफिटिंग द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ। तो एक तरीके से बिना बिल के सामान बेच रहे हो तो दुकानदार ने जीएसटी लॉ का वायलेशन किया, टैक्स की चोरी के लिए काम कर रहे हो। तो इस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक तरीके से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब ना कस्टमर दुकानदार पे एक्शन ले पाएगा, ना दुकानदार कस्टमर पे एक्शन ले पाएगा, जिसका भी नुकसान हुआ अपने रिस्क पे ये काम कर रहा है। तीसरा अपन ने इंस्टेंस देखा था फ्रॉडुलेंट। अगर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के केस में अगेन कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड बन जाएगा। करेक्ट। जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसकी बात नहीं कर रहे, जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसके लिए तो वॉइडेबल है, लेकिन जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आपस में मिलके जो फ्रॉड का काम कर रही थी उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड नेचर का हो जाएगा, यानी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और इलीगल कंसिडरेशन का केस बन जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है विच कॉजेज इंजरी टू द पर्सन और हिज प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए या इंजरी पहुंचाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने तुझे 5 लाख रुपए देने, बी की जो है ना गुडविल की ऐसी की तैसी कर दे, जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला और बोल दे कि बी के बारे में कुछ भी कुछ बोल दे। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में मीनिंग देयर बाय क्या है, कॉजिंग इंजरी टू द पर्सन, यानी गुडविल लॉस ऑफ रेपुटेशन भी एक इंजरी टू पर्सन है। जा उसकी कार तोड़ दे। करेक्ट। कॉजिंग लॉस ऑफ इंजरी टू द एसेट ऑफ द पर्सन, 5 लाख रुपए दूंगा, उसके घर के बाहर जो कार खड़ी है उसको जला दे। तो ऐसे सब जो कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं ये सब क्या है, ये सब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे, क्योंकि इनका या तो कंसिडरेशन अनलॉफुल है या ऑब्जेक्ट इलीगल है। करेक्ट। तो कॉजिंग इंजरी का केस बन गया। या फिर कोर्ट्स रिगार्डेड एज इमोरल, याद है इमोरल का केस, ये एक एग्जांपल कैसे भूल सकते हैं कि इमोरल मतलब ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था क्या, सी की शादी तोड़ दे, तो उसके बाद मतलब बी को ही बोला शादी तोड़ दे फिर अपन शादी कर लेंगे। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में ये क्या है, जज ने बोलना है ऐसा कोई करता है क्या, मेरी नहीं हुई तरीका से उन्हें दे दूंगा। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में वेयर द कोर्ट्स रिगार्डेड एज इमोरल, तो अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां जिसे इमोरल माना जाता है, अगेंस्ट सोसाइटी माना जाता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। तो कल को बी मान लो ए से 5 लाख रुपए ले लेती लेकिन शादी नहीं तोड़ती, तो फिर क्या है, 5 लाख भी गए, शादी तो जा चुकी है। कोर्ट रिगार्डेड एज इमोरल। और लास्ट इंस्टेंस बनता है इफ इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये इंस्टेंसेस है, 6 इंस्टेंसेस है जहां पे माना जाता है कंसिडरेशन अनलॉफुल है या ऑब्जेक्ट इलीगल है। इनमें से किसी एक पॉइंट पे एक केस बना के सवाल देगा। तो जिस पॉइंट पे भी केस बना के सवाल देगा पहले फिल्टर एनालिसिस पे पहुंचना, पहले यूनिट 3 तक पहुंचना। यूनिट 3 में देखना ये कौन सा केस है, ये पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का केस है, कि ये फ्री कंसेंट वाला केस है, कि ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट इलीगल कंसिडरेशन का केस है। तो तेरे को समझ में आ जाएगा ये अनलॉफुल कंसिडरेशन या इलीगल ऑब्जेक्ट का केस है। अनलॉफुल कंसिडरेशन इलीगल ऑब्जेक्ट का केस हुआ तो फिर उसके अंदर एक एक पॉइंट को पहले 2 मिनट सोच कि अनलॉफुल कंसिडरेशन इलीगल ऑब्जेक्ट में ये कौन सा केस है। क्या ये केस है एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ का, नहीं 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 नहीं, शादी तोड़ना फॉरबिडन बाय लॉ कहां से जा रहा है। और इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, नहीं ऐसा भी केस नहीं है, वो तो तब होता जब ए बी से शादी कर ले दोबारा। करेक्ट। हम सेकेंड मैरिज का केस हो जाए तो वो इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ हो जाएगा। तो ऐसा तो कोई केस है नहीं। तीसरा तीसरा जो बोल रहा है फ्रॉडुलेंट, इसमें कोई फ्रॉडुलेंट की बात नहीं है। कॉजिंग इंजरी, भाई उसकी कार वार तोड़ने की बात या उसको बदनाम करने की बात तो नहीं है, तो इट इज नॉट कॉजिंग इंजरी। तो ये कौन सा बन रहा है, कोर्ट रिगार्डेड एज इमोरल का केस बन रहा है। तो इस पॉइंट का जिक्र आपको करना पड़ेगा कि इस पॉइंट के कारण कंसिडरेशन अनलॉफुल है या ऑब्जेक्ट इलीगल है, हेंस द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज फाइनल वर्डिंग वॉइड। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। तो आपको उस पॉइंट पे जाना पड़ेगा। और लास्ट इंस्टेंस है इफ द कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी की अगर आप बात करते हैं तो ऐसे कई इंस्टेंसेस है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। तो अगेन पब्लिक पॉलिसी एक कॉमन वर्ड है जिसके अंदर कई सारी बातें आती है कि किन किन चीजों को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। जैसे कि ये सारे इंस्टेंसेस है, ये सारे इंस्टेंसेस अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाते हैं। जैसे कि दुश्मन के साथ ट्रेड करना, ट्रेडिंग विद एनिमी इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन स्टिफल करना
गवाह को डराना धमकाना, कोर्ट की कार्रवाई में एक तरीके से अड़चन पैदा करना, तो ये सारे काम जो आप करते हैं ये सब क्या है, केसेस ऑफ स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन है। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर भी ले, गवाह कोई गायब कर दिया, स्टिफल प्रोसिक्यूशन, वो सब ठीक है। अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, दो तरीके के एग्रीमेंट होते थे, जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को बोल रही है तीसरी पार्टी पे केस कर दे, जहां पे दूसरी पार्टी का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है केस पे, तो वो मेंटेनेंस एग्रीमेंट हो जाता है। और एक पार्टी दूसरी पार्टी को बोलती है तीसरी पार्टी पे केस कर, और केस में जो भी जीतेगा अपन शेयरिंग करेंगे, तो ये चैम्पर्टी एग्रीमेंट हो जाता है। ऐसे सभी एग्रीमेंट जो है वो एक तरीके से वॉइड होता है। लीगल एक्शन लेना आपका अधिकार है, लेकिन जहां पे कोई केस बनता ही नहीं है वहां पे आप केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे सब एग्रीमेंट्स को मेंटेनेंस चैम्पर्टी एग्रीमेंट के क्राइटेरिया में डाल दिया जाता है। ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस टाइटल, ओ हो पीएमओ में नौकरी की बात कर दी थी ना, पब्लिक ऑफिस, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बाजू बैठाने की बात कर दी थी, तो 5 लाख रुपए दो मोदी जी के बाजू बैठा दूंगा। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में अगर 5 लाख रुपए लिए और मोदी जी के बाजू तो बैठाया, लेकिन कौन से वाले ये आपको पता ही नहीं है, करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसे में क्या आप वो 5 लाख वापस मांग सकते हैं? द आंसर इज नो। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं क्योंकि ये सब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाते हैं। तो चाहे पब्लिक ऑफिस हो या टाइटल हो, क्या बोला था, भारत रत्न दिलवा दूंगा ना, मोहल्ला रत्न तो मिला नहीं, भारत रत्न की बात हो गई। तो ऐसे केस में ये सारे अगर कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिए आइदर ऑफ द पार्टी, तो जो कर रही है वो बेवकूफ है, तो इसका मतलब कोर्ट ने आपको कोई मदद नहीं करनी है, कोई रहम नहीं देना है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होंगे, नो लीगल रेमेडीज अवेलेबल, करेक्ट। एनी एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो मोनोपोली क्रिएट करने के लिए किया गया था, वो एक तरीके का वैलिड एग्रीमेंट नहीं होता है, वो एक तरीके का वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, वही शादी तोड़वाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया ना, बबन सुपारी को ही बोल दिया था शादी तोड़वा देना, 5 लाख रुपए, तो 5 लाख भी गए, शादी भी हो गई। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में इंटरफियरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस, सेम एक तरीके से वैसा ही, कि कोर्ट के जस्टिस में मतलब एक तरीके से जज से ही एक, कल हियरिंग है तो आज रात को जज से मिल लिए, तो रात को जज से मिल के क्या हुआ पता नहीं, तो अल्टीमेटली अगले दिन सुबह जज ने फैसला सुना दिया सीधा कि जो गुनहगार था उसको माफी कर दी, जो फ्री था उसको सजा जेल में डाल दिया। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में ये एक तरीके से इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस हो गया। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, अब इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन आप जानते हो, ठीक है भैया मैं ये काम आपको दिलवा दूंगा, बदले में मेरा क्या फायदा, तो ऐसी कुछ बातें आप कर लेते हो, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, ओ जिसको आप पता नहीं क्या ओवर द टेबल अंडर द टेबल करते रहते हैं, तो ठीक है, वो इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन अगर कुछ केस बना, तो ये सब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का केस माना जाता है। और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हुआ, इसका मतलब अगेन या तो ऑब्जेक्ट इलीगल है या कंसिडरेशन अनलॉफुल है और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। और लास्ट, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, तो अगर कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट है तो सेक्शन 24 यहाँ पे अप्लाई हो जाता, और अनलॉफुल इन पार्ट है तो जो पार्ट अगर सिवियरेबल कर सकते थे, तो जो पार्ट वैलिड था, अगर वैलिड चीज दी जाती तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाता। लेकिन अगर वो ही 50 लाख का घर के बदले आप जानते हैं क्या दिया गया था, तो अगर वो 50 लाख का ब्लैंक दिया गया था, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से फिर क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन उसका क्या है, अनलॉफुल या इलीगल है। तो ये सारे इंस्टेंसेस सेक्शन 23 के क्या बनाते हैं, ये सारे इंस्टेंसेस आपको बताते हैं कि कब कब कॉन्ट्रैक्ट में या तो कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है या ऑब्जेक्ट इलीगल होता है। तो ये जो भी बातें हमने देखी थी, ये पूरी 23 के अंदर कवर होने वाली बातें थी, 23 और आखिरी वाला पॉइंट 24 का, कि जहां पे कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट लॉफुल होते हैं और कौन से नहीं होते। तो पहले आपने पॉइंट सम अप करने, तो फॉरबिडन बाय लॉ का केस, इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ का केस, फ्रॉड्यूलेंट का केस, इन्वॉल्विंग इंजुरी टू पर्सन का केस, इमोरल का केस और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का केस। ये 6 इंस्टेंसेस होते हैं जहां पे माना जाता है कि कंसिडरेशन अनलॉफुल या ऑब्जेक्ट इलीगल है। फिर वो 6 इंस्टेंसेस को एक एक करके डिस्कस कर रहा है, जहां पे कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट फॉरबिडन बाय लॉ हो, फिर जहां पे डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ की बात हो, जहां पे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की बात हो, इन्वॉल्व इंजुरी टू पर्सन की बात हो, जहां पे इमोरल की बात हो, और जहां पे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी की बात हो। तो पहले इस तरीके से फिल्टर करिए, आउटलाइन करिए कि ये 6 इंस्टेंसेस है जहां पे माना जाता है कि या तो कंसिडरेशन अनलॉफुल है या ऑब्जेक्ट इलीगल है। ये 6 में से सबके एग्जाम्पल है, एक केस बन के सवाल आएगा, तो जो भी केस बन के सवाल है आइडेंटिफाई करो किस पॉइंट से रिलेटेड है, और फाइनल इफेक्ट लिख दो कि द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, क्योंकि इस केस में सेक्शन 23 के मुताबिक या तो कंसिडरेशन अनलॉफुल है या ऑब्जेक्ट इलीगल है, करेक्ट।
और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का केस है, तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी एक जनरल वर्ड है, तो कई इंस्टेंसेस है जहां पे माना जाता है इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जैसे कि अगर ट्रेडिंग विद एनिमी की बात हो, जैसे कि स्टिफल प्रोसिक्यूशन की बात हो, जैसे कि मेंटेनेंस टेम्पर्टी की बात हो, चाहे वो ट्रैफिकिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस टाइटल की बात हो, चाहे मोनोपोली की बात हो, चाहे मैरिज ब्रोकरेज की बात हो, चाहे कोर्स ऑफ जस्टिस में इंटरफेयर की बात हो, चाहे इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन की बात हो, यहाँ पे कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट की बात हो जो सेक्शन 24 में डील करता है। तो ये सारे इंस्टेंसेस पे हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट का फाइनल इफेक्ट क्या बनता है। कॉन्ट्रैक्ट का फाइनल इफेक्ट बनता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वॉइड होता है। तो बोलो यहाँ तक की बातें क्लियर, यहाँ तक की बातें क्लियर। तो आखिरी चीज जो इस यूनिट में बचती है वो है एग्रीमेंट्स विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको एक्सप्रेसली एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स है, एग्रीमेंट्स है जिनको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। तो कई चीजें तो हम ऑलरेडी देख के आए थे, जैसे कि एनी एग्रीमेंट विथ माइनर अगर आप करते हो तो वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड है। अनसाउंड माइंड वाले के साथ करते हो तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड है। तो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ वाले के साथ कर रहे हो तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड है। बायलेटरल मिस्टेक कर रहे हो तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट है। कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट है। पार्ट अनलॉफुल है तो जो अगर अनलॉफुल वाले पार्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है। या विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो सेक्शन 25 नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट तो वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस तरीके से ये इंस्टेंसेस तो ऑलरेडी हम पहले से डील करके आए थे। तो अब क्या नया बचा एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, तो नए में ये चीजें आपको देखनी थी। तो नए में कौन कौन सी चीजें थी, तो सेक्शन 26 27 28 29 30, करेक्ट, ये सारी बातें थी विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो अब वन बाय वन अगर उसको देखे तो 26 ने क्या बोला था, एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। तो अगर कोई भी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज हुआ तो ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट है, और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट हुआ तो इसको वैलिडेट नहीं किया जा सकता। लेकिन कब ये वैलिडेट होता है वो भी बताया है यहाँ पे। तो वो वैलिडेट कब होता है कि मान लो आपने वो शादी तो रुकवाई थी, लेकिन किसकी रुकवाई थी, अगर माइनर की रुकवा दी, एक ऐसी पार्टी की हुई इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उसका आपने शादी रुकवा दिया, तो उसे वॉइड नहीं, फिर उसे वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा, करेक्ट, क्योंकि बाल विवाह थोड़ी अलाउड है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज इन जनरल वॉइड होता है। So if a person being major agrees for good consideration not to marry, the promise is not binding and considered as void agreement। तो एक्स ने वाई को बोला था आप मुझे 5 लाख रुपए दीजिए, जीवन भर मैंने शादी नहीं करनी। वाई ने एक्स को 5 लाख रुपए दे दिया, जिस दिन 5 लाख रुपए मिला उसी रुपए से अगले दिन शादी कर ली। तो अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे सवाल ये था, वाई ने एक्स को बोला कि भैया तूने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, मैंने तेरे खिलाफ स्पेशल डैमेजेस क्लेम करने, तो क्या वो क्लेम कर सकता है? द आंसर इज वो एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है, वो तो एग्रीमेंट वॉइड था। लेकिन वही एग्रीमेंट अगर माइनर के साथ किया जाता या माइनर को शादी से रोकने का काम करते वो प्योरली वैलिड होता। दूसरा था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड 27। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड अगर आप करते हैं तो ये एक तरीके से वॉइड है। कोई भी व्यक्ति राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस होता है, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो कोई भी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड हुआ तो वो अगेन एक्सप्रेसली क्या होगा, वो वॉइड होगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड क्या होता है, वॉइड होता है। तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो किसी के बिजनेस को रोकने के लिए किया गया वो वॉइड नेचर का एग्रीमेंट माना जाता था। हाउएवर ये कब वैलिड बनते हैं ये भी हम देखे थे। जैसे कि अगर मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूँ और उसको गुडविल के नाम पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूँ तो फिर वो पूरी तरीके से क्या है, वो पूरी तरीके से एक वैलिड एग्रीमेंट है। या फिर दूसरा याद करिए 36 का केस हो ऑफ आईपीए, या सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 का केस हो आईपीए का, जहां पे पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि जब तक तू इस फर्म में पार्टनर है तब तक तू दूसरा काम नहीं करेगा, तो ये एक प्योरली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। या 36 सबसेक्शन 2 में आउटगोइंग पार्टनर के साथ एक फर्म ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जाने के बाद 2 साल तक रीजनेबल टाइम या रीजनेबल प्लेस तक आप वो काम नहीं करोगे, तो वो प्योरली एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। 4 एक्सेप्शन थे एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड के, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड के, गुडविल वाला केस, 11(2) वाला केस, 36(2) वाला केस, या फिर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, याद करिए अपोलो का डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट, रिलायंस का चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे जब तक तुम नौकरी में हो तब तक अपने पर्सनल प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपोलो में जब तक वो डॉक्टर काम करेगा तब तक वो अपनी पर्सनल क्लिनिक नहीं खोलेगा, अगले 3 साल 5 साल नहीं करेगा, और ये एग्रीमेंट हुआ तो वो प्योरली एक तरीके का वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। वो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड प्रोफेशन नहीं होता है। तो ये 4 एक्सेप्शन हमने देखा था, एग्रीमेंट ऑफ सर्विस, सेक्शन 11, सेक्शन 36 और गुडविल। ये 4 इंस्टेंसेस एक्सेप्शन टू एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है, यानी इन केसेस में क्या होता है, वैलिड माना जाएगा वो एग्रीमेंट। वैसे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स का जुड़ा हुआ एग्रीमेंट भी फाइनली 28 में क्या होता है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट होता है।
हाउएवर अगर मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट में बोला था कि अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो मैटर को किसको रिफर करना है, आर्बिट्रेशन को रिफर करना है, तो ये फिर एक तरीके से एक्सेप्शन है। फिर वहां आप डायरेक्टली लीगल प्रोसीडिंग्स कोर्ट में नहीं जा सकते, जो आपका नॉर्मल राइट था। वहां पे आपको वो केस को पहले आर्बिट्रेशन यानी आर्बिट्री अथॉरिटी के पास ही ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। करेक्ट। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, सेक्शन 29, ये तो बड़ा सिंपल सा था, लाल पीली कार वाला। तो जहां पे मीनिंग ही अनसर्टेन है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक तरीके का मिस्टेक का केस है, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होता है। वो देखो तेल तेल वाला एग्जांपल पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चला था अपना। और आखिरी सेक्शन 30 ऑफ वेगरिंग, एनी एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर, एक तरीके से प्योरली क्या माना जाता है, प्योरली वॉइड नेचर का कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, और वॉइड नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वैलिड नहीं होगा। तो एनी एग्रीमेंट जो वेगरिंग नेचर का हो, वेगरिंग मतलब कि अगर ऐसा हुआ, एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बोले तो शर्त कि अगर बारिश गिरी तो 5 लाख रुपए दूंगा, अगर तू फाउंडेशन पास हुआ तो ये दूंगा वो दूंगा, वो पापा जो आपको बोलता है, वो पूरा क्या है, पूरा वेगरिंग एग्रीमेंट है आपके साथ जो किया जा रहा है। उस चक्कर में आप पास तो हो जाते हो, ठीक है, आप ही का फायदा ही हो रहा है उसमें, लेकिन चीज जो बोली गई थी वो आपको नहीं मिलती है। करेक्ट, क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर। फिर आप भी स्मार्ट निकलते हैं, उसको राइटिंग में करके रजिस्टर करा लेते हैं, तो ठीक है, वो फिर फादर भी समझते हैं कई सारी चीजें। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में एनी एग्रीमेंट वेगरिंग नेचर का होता है तो वो वॉइड नेचर का माना जाता है। बट इसमें आखिरी जो एक इंस्टेंस था, हाँ इतना ही, एक इंस्टेंस और है, वो है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का, जो यहाँ पे नहीं है, आगे डिस्कस होता है। बट अब आप ये भी जानते हो कि एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट है। इम्पॉसिबिलिटी दो तरीके की होती थी, क्या, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, तो वो भी एक एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। और ये आपका पूरा यूनिट 3। ठीक बात है कि नहीं? बना? याद आया कि सब कुछ नया लग रहा था? सब कुछ नया, तो बिल्कुल नई क्लास चालू हो रही है अगर सब कुछ नया लगता है तो। और पुरानी बातें याद आ रही हैं तो अच्छी बात है। तो विल हैव अ ब्रेक, हाँ कि ना? चल चलें। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ऐसे ही अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा देखे देखे बातों बातों में खत्म हो जाना है। यूनिट 4, यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी था ये यूनिट 1 2 3 ने बताया। तो अब यूनिट 4 जो था वो तो परफॉर्मेंस का वक्त है आपके लिए। कौन सा वक्त है अब ये? परफॉर्मेंस। सीखने का वक्त गया, अब परफॉर्मेंस की बारी है। करेक्ट। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए यूनिट 4 जो है वो बातें ही ऐसी कर रहा है कि बाय होम कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड, और उससे रिलेटेड पूरी बातें। तो याद करिए सेक्शन 30 तक यूनिट 3 पूरा कवर होता था, वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट आखिरी इंस्टेंस। करेक्ट। फिर 37 से चालू होता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात। तो परफॉर्मेंस किसने करना, कैसे करना, वो सारी बातें जो है वो डिस्कस इधर होती है। तो शुरू कर रहे हैं अपना चौथा यूनिट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 37 जो डील करता था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके, तो यानी इसमें हम बेसिकली यही देखते थे कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बात हुई थी, यानी अब कोई नई टर्म्स एंड कंडीशंस का वक्त गया। अब तो जो भी बात करनी है, अब सीधा जो बात हो चुकी है उसको फुलफिल करने की, याद है, परफॉर्म करने की। तो इसलिए इट डील्स विद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 37 कुछ साफ साफ बातें बोलता था कि हु शुड परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट जो होती है, दे मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव प्रॉमिस, यानी सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अब जो वादा हो चुका, वादा तो करना था, वो ऑफर और एक्सेप्टेंस का वक्त था, 2 क्लॉज ए 2 क्लॉज बी, वो तो सब हो चुका, एग्रीमेंट बन चुका, फ्री कंसेंट था, पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट थी, ऑब्जेक्ट लीगल था, कंसिडरेशन वैलिड था, ये सारी बातें तो अब हो चुकी। तो अब वो सब चीजों का जिक्र नहीं हो रहा, अब तो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। तो अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको क्या करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, यानी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो दैट डील्स विद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो 37 क्या बोलता है? 37 सीधा सा एक लाइन में बोलता है कि जो भी पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है, दे मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव प्रॉमिसेस। हाउएवर कुछ सर्कमस्टेंसेस में दे नीड नॉट परफॉर्म द प्रॉमिस, और वो है इफ दे आर डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज अंडर एनी लॉ। यानी कब परफॉर्म करना है और नहीं करना, ये दोनों सवालों के जवाब 37 देता है।
तो सबसे पहले जब भी परफॉर्मेंस की बात आए तो आप इसकी शुरुआत ही सेक्शन 37 से कर सकते हैं। जब आपको ये पता चल जाए कि वो सवाल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूनिट से है, तो आप उसके सवाल का जवाब की शुरुआत ही कर सकते हैं। एज पर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, every party to a contract must either perform or offer to perform their respective promises unless they are dispensed with or excused under any law। तो इसमें आपने सारे सवालों के जवाब एक तरीके से दे दिए और लीगल रेफरेंस भी आ गया। तो एक्सक्यूज विद और डिस्पेंस्ड विद अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ का मतलब क्या है कि याद करिए वो एग्जांपल ऑफ पेंटर सिंगर जिसका एक्सीडेंट हो जाता है या जिसको पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, तो नाउ दे आर डिस्पेंस्ड विद। अब तो मैंने उनको परफॉर्म करने की बात नहीं बोली ना कि भैया 10 तारीख को गाना गाने की बात हुई थी, अब गाना गाना पड़ेगा। जब आवाज चली गई तो अब क्या गाना गाएगा? नहीं, पेंटिंग करना पड़ेगा। अभी पैरालिसिस का अटैक आ चुका था, वो क्या पेंटिंग करेगा? तो इसलिए नाउ दे आर डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज अंडर इन लॉ। भाई अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया टीवी को एक्सपोर्ट करना, तो अब मैं क्या करूं? मेरी गलती थोड़ी है। दो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैड promised to perform their part, लेकिन now they are excused under any law। तो अगर ये दो सिनेरियो होंगे तो बात अलग है, तब आपने परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। बट अदर देन दैट, इफ इट इज नॉट एक्सक्यूज विद और इट इज नॉट डिस्पेंस विद, तो जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है दे मस्ट आइदर परफॉर्म, यानी आइदर परफॉर्म का मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस, और ऑफर टू परफॉर्म मतलब अटेम्प्टेड परफॉर्म। तो दो में से एक आपको करना पड़ेगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस देना जरूरी बन जाता है। तो ये सेक्शन 37 की बातें थी। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस किसको करना है? तो आमतौर पे प्रोमिसर करे, प्रोमिसर ना कर पाए तो फिर उसका लीगल हियर परफॉर्म करे। पर परफॉर्मेंस होना है अनलेस जो परफॉर्मेंस है वो इन्वॉल्व करता है कोई पर्सनल स्किल टैलेंट। तो वहां पे पर्सनल स्किल टैलेंट की बात हो अगर परफॉर्मेंस में, तो वो परफॉर्मेंस पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है उसी ने परफॉर्म करना है, यानी प्रोमिसर नहीं परफॉर्म करना है। प्रोमिसर के बिहाफ में उसका लीगल हियर परफॉर्म नहीं कर सकता, ना मैं उसको एनफोर्स कर सकता परफॉर्मेंस के लिए। तो इसके इसमें रिप्रेजेंटेटिव जो लाइबिलिटी होती है, प्रोमिसेस बाइंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर, ये इन जनरल प्रोविजन है। हाउएवर अगर वही स्किल और टैलेंट का होता है, इन केस ऑफ पर्सनल स्किल टैलेंट, सच परफॉर्मेंस कैन नॉट बी एनफोर्स्ड क्योंकि वो डिस्पेंस्ड विद हो जाता है। सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद। तो दोनों को लेके अपन ने एक एक एग्जांपल देखा था कि कब परफॉर्मेंस करना पड़ता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को और कब परफॉर्मेंस नहीं करना पड़ता। तो मिस्टर ए प्रोमिसेस टू डिलीवर 1000 kg वीट टू मिस्टर बी ऑन सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ 2 lakhs। तो यहाँ पे सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भैया आप मुझे 2 लाख रुपए दोगे, मैं आपको 1000 किलो वीट दूंगा। तो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब ये काम होने से पहले, परफॉर्मेंस से पहले ही ए की डेथ हो गई, तो अब क्या होगा? अब इस केस में जो भी ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसने वो प्रॉमिस परफॉर्म करना। तो परफॉर्मेंस आइदर बाय द प्रोमिसर और बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही मस्ट परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। और केवल परफॉर्मेंस इतना ही नहीं, अब सेकेंड पार्टी जो थी बी ने भी 2 लाख रुपए पहले वो ए को देता, अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देने के लिए वो लायबल होगा, तो वो 2 लाख रुपए भी उसको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होके रहता है। लेकिन जहां पे वही कॉन्ट्रैक्ट पर्सन स्किल टैलेंट का था, जैसे एग्जांपल मिस्टर ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर ऑफ मिस्टर बी ऑन सर्टेन डे फॉर 50,000, तो 50,000 रुपए में ए ने बी की पेंटिंग बनानी है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब यहाँ पे इट इन्वॉल्व्स पर्सनल स्किल टैलेंट, तो उस केस में अगर ए की डेथ हो जाती है तो उस केस में ए बी कैन नॉट एनफोर्स एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी पेंटर है कि नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगर का बेटा सिंगर है कि नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको अगेंस्ट एनफोर्सेबिलिटी नहीं ला सकते। करेक्ट। तो ये बेसिक सा सेक्शन 37 की बातें थी। उसके बाद यानी हमने सीखा कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो पैटर्न पे होता है, दो तरीकों से होता है। एक था एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो दूसरा था अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। कुछ भी करो, एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब मस्ट परफॉर्म और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मतलब ऑफर टू परफॉर्म। तो दोनों में से कोई भी काम करो, सेक्शन 37 की कंडीशन फुलफिल मानी जाती है। तो कब माना जाएगा कि आपने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस किया है? तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस करने के लिए कुछ शर्तें हैं, यानी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोलिए या उसी को टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस बोलिए या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस बोलिए। तो देर आर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन फैक्टर्स व्हिच मस्ट बी केप्ट इन माइंड, बोर्न इन माइंड, जब माना जाता है कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की कोशिश की गई थी। तो वो फैक्टर्स क्या क्या थे कि भैया परफॉर्मेंस अनकंडीशनल होना चाहिए, बिना किसी शर्त के। जो भी शर्त लगाना था, कंडीशन लगानी थी, वो आपको ऑफर के वक्त लगाना था, क्योंकि असेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर था कि ऑफर कैन बी कंडीशनल, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता। और ये तो परफॉर्मेंस की बात है, तो परफॉर्मेंस में कोई नई कंडीशन नहीं लगा सकते। तो आप तो सिर्फ आपने वो 1000 kg वीट जो था वो डिलीवर करने की बात थी, याद करिए। अब 1000 kg वीट जब डिलीवर हो रहा है उस वक्त जो है सेलर बायर को बोलता है ठीक है वो मेरा ट्रक वीट लेके निकल रहा है, आप उसको पैसा तुरंत दे देना। और जब बात 1 महीने उधारी की हुई थी तो पैसा क्यों तुरंत दे देना? तो अब आप कोई भी नई शर्त नहीं लगा सकते। करेक्ट। तो यानी इट मस्ट बी अनकंडीशनल, तभी माना जाएगा कि आपने कोशिश की है परफॉर्मेंस की। नंबर 2, इट मस्ट बी एट प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस।
तो प्रॉपर टाइम मतलब याद करिए, रात के 2 बजे टिंग टोंग इज नॉट परमिसिबल, करेक्ट। लेकिन वही 2 बजे अगर डोमिनोज वाला है तो टिंग टोंग कैन बी परमिसिबल, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ही ऑर्डर ही 1 बजे किया था रात को। तो इसका मतलब प्रॉपर टाइम क्या है, ये केस टू केस फैक्ट टू फैक्ट बेसिस पे डिसाइड होता है, बट इन जनरल वो यूजुअल बिजनेस आवर्स में होना चाहिए, दैट शुड बी अ प्रॉपर टाइम। और प्रॉपर प्लेस, तो ये जैसी बात हुई थी वहां पे, तो एबी ने एमए वाले कार को जो देने की बात थी, तो बात थी या तो मैं एंटीला जाता या वो मेरे घर आता, तीसरी जगह बोल दी थी गोवा। अभी गोवा में मैंने कार क्यों छोड़नी, या गोवा में उसने कार क्यों लेनी, तो इसलिए प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस। अब जब 10 तारीख को कार डिलीवर देने की बात थी, मैं 10 तारीख को कार तो दे रहा हूँ लेकिन एमए को बोल रहा हूँ गोवा से ले लेना, तो क्या ये मेरी तरफ से अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस माना जाएगा? द आंसर इज नो। यहाँ पे प्रोमिसर हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज पार्ट, और अगर प्रोमिसर ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, प्रोमिसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके डैमेजेस मांग सकता है, करेक्ट। तो इसलिए अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, जहां पे प्रोमिसर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की, लेकिन किसी कारण से वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म एक्चुअली में नहीं हो पाया। तो मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रोमिसर की कोई गलती नहीं है, यहाँ तो प्रोमिसी ने एक्सेप्ट करने से मना किया। तो वो करने के लिए मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि गलती मेरी नहीं, गलती उसकी है। तो जब गलती उसकी है तो भैया मैंने प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस में डिलीवर किया, मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, फिर भी उसने अंदर रहते हुए भी दरवाजा नहीं खोला। शाम के 5 बजे टिंग टोंग किया था, 10 तारीख को देने की बात थी, 10 तारीख शाम के 5 बजे उसके घर गया था, 2 घंटे तक टिंग टोंग, फिर भी उसने दरवाजा नहीं खोला, यहाँ पे गलती उसकी है। इसका मतलब आई हैड परफॉर्म माई पार्ट। और जब प्रॉमिसर अपना पार्ट परफॉर्म कर लेता है तो सेक्शन 38 अप्लाई हो जाता है, और इट गिव्स 2 राइट्स टू द प्रॉमिसर। नंबर 1, पहले तो मेरे पे नॉन परफॉर्मेंस का चार्ज नहीं लग सकता। द फर्स्ट राइट विच आई गेट इज, सामने वाला मुझ पे नॉन परफॉर्मेंस का चार्ज नहीं लगा सकता, क्योंकि एमए तो ये बोलने वाला है आपने मुझे कार दी नहीं, तो इसलिए वो चीज यहाँ पे हो नहीं सकती, तो इसलिए नॉन परफॉर्मेंस का चार्ज नहीं लगेगा। और नंबर 2, आई मे रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट में मेरा जो राइट है वो मैं राइट तो क्लेम कर ही सकता हूँ। तो इसमें जो भी मेरा राइट होगा ब्रीच की वजह से, वो प्रोमिसर विल नॉट लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 38 अगर प्रोमिसी एक्सेप्ट करने से मना करता है तो इट गिव्स राइट टू द प्रोमिसर। जिसको मैंने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस किया, अगर वो इंस्पेक्शन करना चाहता है तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मस्ट बी गिवन फॉर टू हिम टू इंस्पेक्ट। तो याद करिए वो ट्रक जो 1000 किलो वीट लेके चला था, अगर बायर जो है वो उसको इंस्पेक्ट करना चाहता है तो सेलर उसको मना ना करे, या ट्रक वाला मना ना करे, और मना करे तो बायर बोल देगा ट्रक घुमाओ और ले जाओ। अब यहाँ पे सेलर बोलता है कि भैया मैंने तो कोशिश की थी 1000 किलो वीट आपको देने की, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, ट्रक को आपने भेजा, गलती किसकी? यहाँ पे सेलर की गलती, क्योंकि ट्रक वाले ने वो वीट को चेक करने नहीं दिया बायर को। तो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्शन अगर बायर चाहता है तो सेलर ने वो अपॉर्चुनिटी बायर को देनी। टेंडर मस्ट बी ऑफ होल एंड नॉट द पार्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट 1000 किलो का हुआ था तो भैया 600 किलो वीट लेके क्यों आए? इन दिस केस एज अ बायर आई कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। मैं बोल रहा हूँ पार्ट को ले जा भैया, आई नीड नॉट एक्सेप्ट 600 किलो। और अब आप बोलते नहीं भैया 600 किलो तो दिया था, वो आपको लेना पड़ेगा, मैंने परफॉर्म किया था, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपकी गलती। तो क्या ये उसकी गलती मानी जाएगी? द आंसर इज नो। उसकी गलती कब होगी? जब मेरा ट्रक 1000 किलो लेके चला था, उसके बावजूद उसने लेने से मना कर दिया। टेंडर मस्ट बी मेड टू प्रॉपर पर्सन, जिसको बात हुई उसी को आपने डिलीवर करना, या उसके कहने पे किसी थर्ड पर्सन को डिलीवर करना, करेक्ट। तो एक प्रॉपर पर्सन को डिलीवर करो तभी माना जाएगा कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हुआ है। सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी, मतलब कुल मिला के जो बात हुई थी ऑफर एक्सेप्टेंस के वक्त, काम परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। टेंडर मेड टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट प्रोमिसी हैज सेम लीगल कॉन्सिक्वेंस एज टेंडर टू ऑल ऑफ देम। और अगर आपने एक के साथ भी परफॉर्मेंस कर दिया तो माना जाएगा कि सबके साथ आपका परफॉर्मेंस हो चुका है। तो ये सब एक तरीके से टेस्ट चेक है कि कब माना जाता है कि पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर ने अपना पार्ट परफॉर्म किया, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस किया कि नहीं किया। तो अगर इनमें से कोई भी ग्राउंड मिसिंग रहा, प्रॉपर टाइम नहीं रहा, प्रॉपर प्लेस नहीं रहा, क्वालिटी सेम क्वांटिटी नहीं रहा, सेम क्वालिटी नहीं रहा, पार्ट परफॉर्मेंस रहा, या मैंने इंस्पेक्शन का रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, करेक्ट, तो ऐसे इंस्टेंसेस में माना जाएगा कि प्रोमिसर हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज पार्ट। एंड वेयर द प्रोमिसर हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज पार्ट, तो उस केस में सेक्शन 38 डज नॉट अप्लाई, रेदर सेक्शन 39 विल अप्लाई, क्योंकि प्रोमिसर फेल्ड टू परफॉर्म हिज पार्ट। सेक्शन 37 बोलता है एवरी पार्टी मस्ट परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस और ऑफर टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस दे आर डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज।
38 बोलता है इफेक्ट ऑफ फेलियर टू एक्सेप्ट अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, यानी इफेक्ट ऑफ फेलियर टू एक्सेप्ट अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होगा, तो उस केस में इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस सेक्शन 38 गिव्स टू राइट टू द प्रोमिसर। नंबर वन, प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, तो यानी मेरे पे कभी उंगली नहीं उठेगी कि मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया, तो नॉन परफॉर्मेंस का चार्ज नहीं लगाया जा सकता। एंड नंबर टू, नॉट द प्रोमिसर लूजेस हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोमिसर का राइट था वो उसको मिलेगा, यानी मैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकता, वो मेरे खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। करेक्ट, यानी वो मुझ पे उंगली नहीं उठा सकता कि मैंने अपना काम नहीं किया। लेकिन अगर इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म है, बात तो परफॉर्मेंस की हुई थी, लेकिन पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिफ्यूज टू परफॉर्म कर दे। अब रिफ्यूज टू परफॉर्म करे तो यहाँ पे यानी प्रोमिसर डज नॉट परफॉर्म हिज पार्ट, तो प्रोमिसी को राइट मिलता है। अगर 38 प्रोमिसर के राइट्स है तो 39 प्रोमिसी के राइट्स है। तो प्रोमिसी के राइट्स क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पे रिसाइन कर सकता है। अगर आपने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, अगर 10 तारीख को एबी गाड़ी ला के नहीं दे रहा, तो एमए ने अब वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देना है, कैंसिल कर देना है। एमए ने 20 करोड़ देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यानी पार्टी जो प्रोमिसी है, प्रोमिसी में रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर रिफ्यूजल टू परफॉर्म प्रोमिसर की तरफ से हुआ था तो इसका मतलब प्रोमिसी में रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड में, और ही में इवन कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, या वो कंटिन्यू भी कर सकता है। चल ठीक है, बात 10 तारीख को ही थी, चल 20 तारीख को लिया ना, तो वो एमए के ऊपर है। अगर डिफॉल्ट मेरा था तो अब एमए डिसाइड करेगा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना है कि कैंसिल कर देना है, रिसाइन करना है कि कैंसिल कंटिन्यू करना है। बट इन आइदर ऑफ द केस एमए का ये राइट है कि वो चाहे रिसाइन करे या कंटिन्यू करे, ही में क्लेम डैमेजेस। पर अगर वो डैमेजेस क्लेम करना चाहता है तो इंटेंशन टू क्लेम डैमेजेस प्रोमिसी ने प्रोमिसर को बताना जरूरी है। तो ये राइट सेक्शन 39 देता है। ये एक तरीके का एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो था उस केस में प्रोमिसी को राइट मिलता है आइदर ही में रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट और ही में कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट एंड और क्लेम डैमेजेस। करेक्ट। लेकिन अगर कंटिन्यू किया तो वहां पे फिर प्रोमिसर को भी एक राइट मिलता है कि अगर सबसीक्वेंट कोई ऐसा इवेंट हो जाता है विच मेक्स रेंडर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल, तो फिर उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। फिर आई मे नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द प्रोमिसर। तो एक, अगर मैं कुछ एक्चुअल डैमेजेस तक वेट करना चाहता हूँ टिल द ड्यू डेट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, अगर वेट करना चाहता हूँ तो फिर उस केस में कॉन्सिक्वेंसेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने देखे थे वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। करेक्ट। तो प्रोमिसी में आइदर रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट और ही में कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। तो 38 39 दो अलग अलग पार्टियों की बात कर रहा था। 38 में मैंने अपना काम किया, तूने अपना काम नहीं किया, तो मेरे को राइट है कि तू मुझ पे उंगली नहीं उठा सकता, नेग्लिजेंस का चार्ज नहीं लग सकता। एंड नंबर टू, मेरा जो राइट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट में मुझे मिलेगा। लेकिन अगर मैंने ही अपना पार्ट नहीं किया तो तुझे राइट मिलता है। तुझे क्या राइट मिलता है कि तू कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता, तू कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता, चाहे कैंसिल करे चाहे कंटिन्यू करे, आप डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार रखते हैं। करेक्ट। इसी के लिए हमने एक फेमस एग्जांपल देखा था, और वो एग्जांपल क्या था, वो रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल अपन ने देखा था, जहां पे आपने सिंगर को क्या किया था, सिंगर को अपॉइंट किया था। तो जब आप सिंगर को अपॉइंट करते हैं तो उस केस में उसने क्या करना था, हर वीकेंड में परफॉर्म करना था। अगर वीकेंड में उसने परफॉर्म नहीं किया तो फिर क्या होता था, फिर वो रेस्टोरेंट वाले के ऊपर है, आइदर ही में कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट विद द सिंगर और ही में कैंसिल और रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट विद द सिंगर। अगर रिसाइन करे तो भी रिसाइन के साथ डैमेजेस भी मांग सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल करेगा ही करेगा, जो नुकसान हुआ उसके नॉन परफॉर्मेंस से उसका डैमेजेस भी मांग सकता है। या कंटिन्यू करके भी बोल सकता है कि ठीक है भैया, वो 2 दिन जो आप परफॉर्मेंस नहीं किए थे उसकी वजह से जो नुकसान हुआ वो आपकी मैं पेमेंट से काटूंगा। तो इस तरीके से डैमेजेस आपने क्लेम कर लिया। ये सारे राइट्स वो रेस्टोरेंट वाले को मिलेंगे। लेकिन एक बार आपने कंटिन्यू करने का डिसाइड किया तो फ्यूचर में उसी ग्राउंड पे वापस से आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड नहीं कर सकते। सेकेंड और थर्ड सैटरडे वो नहीं आया था, फोर्थ सैटरडे आपने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर दिया, तो वापस फिफ्थ सैटरडे आप ये नहीं बोल सकते कि तू सेकेंड सैटरडे क्यों नहीं आया था, मैं तेरे साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूँ। यानी एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना डिसाइड किया तो उसके बाद आप उसी ग्राउंड पे कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कर सकते। इसके लिए अपन ने एग्जांपल देखा था वो वाला गाड़ी के रिपेयरिंग वाला, जहाँ पे गाड़ी में बार बार डिफेक्ट आ रहे थे। तो अगर गाड़ी में बार बार डिफेक्ट आ रहे थे तो एक बार प्रोमिसर ने बोल दिया कि ठीक है भैया, आप मैकेनिक को, अपने मैकेनिक को दे दो, जो भी खर्चा आएगा 50% 40% खर्चा मैं दे दूंगा। एक बार आपने डिसाइड किया कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने का, चल ठीक है मैकेनिक के पास रिपेयर करा रहा हूँ, जो भी खर्चा आएगा 40% तू देना, तो आपने वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर लिया है। एक बार आप वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर लिया तो दोबारा उसी ग्राउंड पे अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। तो दोबारा जब वो गाड़ी खराब होती है तो अब जो प्रॉमिसी था वो बोलता है मैंने गाड़ी वापस लौटा देनी है तेरे को, ये गाड़ी कचरा है, तो क्या ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में अब वो कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल करके गाड़ी लौटा सकते थे क्या? द आंसर वाज नो, क्योंकि आपने सेक्शन 39 में कंटिन्यू का रास्ता चुना है। और एक बार इफ यू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट तो फिर आपका राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है।
यस तो इसी के लिए ये एग्जांपल नंबर 5 जो था, एग्जांपल नंबर 5 हमने देखा था कि एक्स अ सिंगर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई द मैनेजर ऑफ अ थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर्स 2 नाइट्स इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ। 2 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, हर वीक में 2 नाइट सैटरडे संडे को गाना पड़ेगा। एंड वाई एंगेज टू पे हर 10,000 फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस, और हर परफॉर्मेंस पे 10,000 रुपए था। सिक्स्थ नाइट एक्स विलफुली एब्सेंट्स हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर, विलफुली मतलब अपनी इच्छा से, तो ये सेक्शन 39 का केस बन गया। इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म प्रॉमिस, जब प्रॉमिस किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो आपने वो परफॉर्मेंस करना था ना अगले 2 महीने तक, तो विलफुल निग्लेक्ट किया। वाई इज एट लिबर्टी टू पुट एन एंड टू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे वाई का चॉइस क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है, रिसाइन कर सकता है, एंड करने के साथ डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है, कंटिन्यू करने के साथ भी डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ये चारों रेमेडीज अवेलेबल होंगी वाई को। लेकिन एक बार वाई ने अगर कंटिन्यू किया तो उसके बाद दोबारा वो उसी ग्राउंड पे उसको रिसाइन नहीं कर सकता। यही वाली बात हमने देखी थी। तो ये सेक्शन 39 के बारे में था। तो 37, 38, 39 ये तीनों परफॉर्मेंस को लेके बेसिक ग्राउंड सेट करते हैं कि 37 बोलता है पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस दे आर डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज अंडर दिस लॉ और अंडर एनी अदर लॉ। और सेक्शन 38 बोलता है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, यानी प्रोमिसर ने अपनी कोशिश की, प्रोमिसी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस था, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस था, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस था, तो नॉन परफॉर्मेंस का चार्ज नहीं लगाओगे एंड आई विल नॉट लूज माय राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन 39 बोलता है इफेक्ट ऑफ फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस, तो अगर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तो इफेक्ट ऑफ फेलियर क्या होगा कि जो डिफॉल्टिंग पार्टी है, वो जो अग्रीव पार्टी है, ही में रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड और क्लेम डैमेजेस, और ही में कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट एंड और क्लेम डैमेजेस। if you want to claim damages, intimate the party, give notice to the party of intention to claim damages, और साथ ही साथ if you continue the contract you loses the right to resign the contract on the same ground at a future date, तो बाद में आपको राइट लूज कर जाते हैं। तो ये पूरा सेक्शन 39 की बात थी। तो 37, 38, 39 क्लियर। उसके बाद हम आगे बढ़े थे, बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म, यानी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसकी तरफ से होना चाहिए। तो सेक्शन 40, 41, 42 परफॉर्मेंस किसकी तरफ से होना चाहिए। तो सेक्शन 40 ने बोला परफॉर्मेंस कोई भी कर सकता है, परफॉर्मेंस आइदर प्रोमिसर भी कर सकता है, परफॉर्मेंस उसका कोई एजेंट भी कर सकता है, या उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है इन केस ऑफ डेथ। तो सेक्शन 40 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस, अगर ए ने बी को 1,000 किलो वीट देने की बात की है तो जरूरी नहीं है ए ही 1,000 किलो वीट ले जाके बी को दे, वो ए भी कर सकता है, वो ए का कोई एजेंट भी कर सकता है, या कल को ए की डेथ हो गई तो उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो था वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। तो परफॉर्मेंस तीनों में से किसी के भी द्वारा किया जा सकता है, जरूरी नहीं है परफॉर्मेंस जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट करे उसी ने परफॉर्म करना है। तो जनरल केस में वेयर इट डज नॉट इन्वॉल्व पर्सनल स्किल टैलेंट, परफॉर्मेंस तीनों में से कोई भी कर सकता है, आइदर बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय हिज एजेंट और बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन जहां पे भी पर्सनल स्किल टैलेंट की बात आती है, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ, ना वहां पे एजेंट काम आएगा, ना वहां पे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव काम आएगा। इसका मतलब कौन बनेगा करोड़पति, अगर होस्ट बनने का कॉन्ट्रैक्ट अमिताभ बच्चन ने किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अमिताभ बच्चन ने ही पूरा करना है। कल को अमिताभ बच्चन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करता, अपने किसी एजेंट को भेज देता कि जा एक दिन तू शूट कर ले और तू केबीसी खिला दे, तो सोनी वाले ने वो चीज एक्सेप्ट नहीं करनी है। या कल को उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेज देता है छोटे बच्चन साहब को, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में छोटे बच्चन ने वो अगर शो होस्ट कर लेता है, एक आध बर्थडे वाली बात अलग होती है, लेकिन अगर ऐसे कोई शो होस्ट कर लिया तो फिर ऐसे केस में वो एक वैलिड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। तो ये क्योंकि ये पर्सनल स्किल टैलेंट की बात थी, तो जहां भी पर्सनल स्किल टैलेंट है बाय द प्रोमिसर, जनरल केस है वीट डिलीवर करना है तो बाय प्रोमिसर और बाय एजेंट और बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सेक्शन 14 तीनों को परमिशन देता है। केवल इतना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किसी थर्ड पार्टी के द्वारा भी हो सकता है। ए ने बी से लोन लिया था तो ऑब्वियसली ए ने बी से लोन लिया था तो ए को ही वो लोन चुकाना चाहिए, लेकिन कई बार सी भी है वो ए का लोन बी को चुका देता है, तो परफॉर्मेंस थर्ड पार्टी की तरफ से भी हो सकता है। तो 41 सीधी सी बात बोला कि परफॉर्मेंस थर्ड पार्टी की तरफ से भी हो सकता है, और अगर थर्ड पार्टी ने परफॉर्म किया और प्रोमिसी ने एक बार उसको एक्नॉलेज कर लिया तो ये वैलिड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। उसके बाद बी जो है वो ए के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता कि ए ने परफॉर्मेंस नहीं किया। 1,00,000 रुपए का लोन दिया था, अगर उसमें से 60,000 रुपए सी ने चुका दिए तो बाद में बी ए को नहीं बोल सकता कि भैया 1,00,000 रुपए चुकाइए क्योंकि आपने तो मुझे एक भी रुपए नहीं दिया। अब वो जो क्लेम करेगा वो केवल बैलेंस 40,000 पे कर सकता है, पूरे 1,00,000 पे क्लेम
नहीं कर सकता। तो परफॉर्मेंस किसके तरफ से हो सकता है, थर्ड पर्सन के तरफ से भी हो सकता है, ये 41 ने बताया। लेकिन जॉइंट प्रोमिसर का केस होता है, तो जॉइंट प्रोमिसर के केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जॉइंट प्रोमिसर में से कोई भी परफॉर्म करे। तीन प्रोमिसर जॉइंट प्रोमिसर है तो तीन करे या तीनों में से कोई भी करे। कल को तीन में से किसी एक की डेथ हो गई तो जिसकी डेथ हुई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और जो जिंदा है वो लोग परफॉर्म करे। कल को तीन में से दो की डेथ हो गई तो दो के लीगल रिप्रेजेंटेटिव और जो जिंदा प्रोमिसर है वो करे। कल को तीनों की डेथ हो गई तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस। तो यानी जॉइंट प्रॉमिस के केस में जॉइंट प्रॉमिसर जो होता है दे शुड परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो एक ने भी परफॉर्म किया तो सबने परफॉर्मेंस हुआ ऐसा माना जाएगा। डेथ के केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने भी परफॉर्मेंस करना पड़ सकता है। तो ये 42 की बात थी जॉइंट प्रॉमिस के केस में। तो बाय होम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। 40, 41, 42 ये इन सवालों के जवाब थे। सीधा सीधा 40, 41, 42। 40 बोलता है प्रॉमिसर खुद परफॉर्म करे हिमसेल्फ, एजेंट से कराए या लीगल रिप्रेजेंटेटिव कराए, लेकिन पर्सनल स्किल टैलेंट के केस में बाकी दोनों नहीं कर सकते, केवल फर्स्ट वाला केस जो है प्रॉमिसर वही परफॉर्म कर सकता है। 41 बोलता है थर्ड पार्टी भी परफॉर्म कर सकती है एक कॉन्ट्रैक्ट को। और 42 बोलता है जॉइंट प्रॉमिस के केस में जॉइंट प्रॉमिसर जॉइंटली या जिनकी डेथ हो गई बचे हुए जॉइंट प्रॉमिसर और उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या सबकी डेथ हो गई तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव में परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट। तो ये 42 की बात थी। वैसे ही अब अपन ने उसके आगे जब बढ़ना था तो 40, 41, 42 देखा था, तो उसके आगे जब बढ़ना था तो एक टॉपिक था सक्सेशन और असाइनमेंट। सक्सेशन और असाइनमेंट, अब ये दोनों टॉपिक में आप फर्क समझ चुके हैं। सक्सेशन और असाइनमेंट, सक्सेशन में क्या होता है, एक्स का बिजनेस अगर वाई ने सक्सीड कर लिया तो वाई क्या करता है, एक्स की एसेट्स भी लेता है तो एक्स की लाइबिलिटीज भी लेता है, यानी दोनों चीजें ट्रांसफर होती है, एज इट इज बैलेंस शीट ट्रांसफर हो जाती है। तो जब बैलेंस शीट आपने ट्रांसफर की है तो वाई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं अपने फादर की सिर्फ एसेट्स लूंगा लाइबिलिटीज नहीं लूंगा। तो अगर वाई सन है और वो अपने फादर की एसेट्स को इनहेरिट कर रहा है तो वो लाइबिलिटीज को भी इनहेरिट करेगा, हाउएवर टू द एक्सटेंट ऑफ एसेट्स। तो जितनी एसेट्स है उतने तक की लाइबिलिटी वो इनहेरिट करता है, उसको बोलते हैं सक्सेशन। लेकिन असाइनमेंट के केस में क्या होता है, असाइनमेंट के केस में मैं केवल क्या करता हूँ, एसेट्स को ट्रांसफर करता हूँ लेकिन मैं लाइबिलिटी शिफ्ट नहीं कर सकता। जैसे याद करिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंडोर्समेंट, तो ए ने जो बिल था वो बी को एंडोर्स कर दिया, तो अब वो क्या कर रहा है, पहले वो ए की एसेट थी, ए की बुक्स में था बिल्स रिसीवेबल, लेकिन अब ए ने क्या किया, वो बिल्स रिसीवेबल बी को एंडोर्स कर दिया। तो अगर बी को एंडोर्स किया तो मैंने अपनी एसेट ट्रांसफर कर दी बी को, पर केवल एसेट ट्रांसफर करी, मैं अपनी लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर सकता बी को। करेक्ट। अब यहाँ पे ड्यू डेट में बी बस जाके सी से अपना पैसा लेके आ जाएगा, लेकिन अगर सी जो है वो बी को पैसा नहीं देता तो बी वापस ए से वो पैसे को क्लेम करता है। इसका मतलब मैं एसेट ट्रांसफर करता हूँ इन केस ऑफ असाइनमेंट, तो मैं लाइबिलिटी शिफ्ट नहीं करता। तो ये असाइनमेंट और सक्सेशन का केस बनता है। 42 से 45, 42 ऑलरेडी अभी हमने देखा था जॉइंट प्रॉमिस का केस था, तो 42, 43, 44, 45 यही जॉइंट प्रॉमिस के केस की बात करते हैं। तो 42 बोलता है जॉइंट प्रॉमिसर के केस में लाइबिलिटी सबकी जॉइंटली होती है, तो सबने मिलके काम करना है, एवरी पार्टनर हैज अ जॉइंट लाइबिलिटी, यही पार्टनरशिप एक्ट भी बोलता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बोलता है कि अगर जॉइंट प्रॉमिस किया गया था तो जॉइंट प्रॉमिसर जो होते हैं उनकी लाइबिलिटी जॉइंटली होती है, तो सबने मिलके वो काम करना पड़ता है। लेकिन 43 बोलता है कभी कभी लाइबिलिटी सेवरल भी होती है। सेवरल होती है मतलब एक ने पूरा पार्ट परफॉर्म करने की नौबत आ जाती है, हाउएवर ही कैन क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर। वही चीज पार्टनरशिप में भी थी कि जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। उसके बाद जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटीज अगर एक बार हमारा हो गया तो 44 जो है, अगर जो प्रॉमिसी है वो किसी एक प्रॉमिसर को, जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीव कर देता है प्रॉमिस लाइबिलिटी, तो क्या वो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलीव हो जाता है, और क्या ही नीड नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट और इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट? द आंसर इज नो। केवल प्रॉमिसी ने प्रॉमिसर को, एक वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीव कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जॉइंट प्रॉमिसर की लाइबिलिटी से भी वो मुक्त हो गया है। ही कंटिन्यूज टू रिमेन लायबल टू अदर जॉइंट प्रॉमिसर एंड अदर जॉइंट प्रॉमिसर्स में डिमांड शेयर फ्रॉम दैट प्रॉमिसर इटसेल्फ। करेक्ट। तो याद करिए वो समोसे वाला अगर एक फ्रेंड को छोड़ भी दे तो भले ही वो समोसे वाले को वो पैसा नहीं देगा, लेकिन बाकियों को सबको पैसा देने की जवाबदारी उसकी बनती है, बाकी फ्रेंड्स को शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना बनता है। तो 42, 43, 44 ऐसी ही बात करते थे। तो 42 आपको बोलता था जॉइंट प्रॉमिस में लाइबिलिटी आपकी क्या होती है, जॉइंट होती है। करेक्ट। तो इस केस में लाइबिलिटी आपकी जॉइंट होती है, तो इट डील्स विद वॉलेंट्री डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन बाय जॉइंट प्रॉमिसर। लेकिन 43 में एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर में बी कंपेल टू परफॉर्म, इसका मतलब लाइबिलिटी सेवरल भी होती है। तो भले ही तीन लोगों ने मिलकर लोन लिया था, लेकिन जो जिसने लोन दिया था वो किसी एक से भी पूरा पैसा मांग सकता है। अगर आपने जॉइंट लोन लिया था तो एक को भी लोन चुकाने के लिए बोला जा सकता है, और एक चुकाए तो वो बाकी लोगों से अपना शेयर मांग सकता है। लेकिन जो जिसने लोन दिया था डी, वो तो पूरा 6 लाख रुपए ए बी सी तीनों में से किसी से भी मांग सकता है। करेक्ट। लेकिन शेयरिंग इन अदर वर्ड शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन,
अगर उसमें भी एक पार्टी अगर इंसॉल्वेंट हो जाए या ऐसा कुछ केस आ जाए तो वो इंसॉल्वेंसी का लॉस भी बाकी लोग जो हैं, बाकी जॉइंट प्रोमिसर्स आपस में शेयर करेंगे, उसका बर्डन किसी एक पे नहीं जाएगा। तो इसके लिए कई एग्जांपल्स हमने देखे थे और आपने देखा था एक ही पैटर्न पे एक ही तरीके के सवाल बार बार आते रहते हैं, खाली अमाउंट बदलता रहता है। तो वही चीज की तैयारी हमने की थी। उसके बाद रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर, सेक्शन 44 जो था कि जहां पे प्रोमिसी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज भी कर दे तो क्या वो बाकी जॉइंट प्रोमिसर के लाइबिलिटी से भी रिलीव हो जाता है? द आंसर इज नो। ही कंटिन्यूज टू ही रिलीज वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर डज नॉट डिस्चार्ज अदर जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसर्स। तो बाकी लोग तो वो समोसे वाले को पैसा देने के लिए लायबल ही हैं, और उनमें से जो भी वो समोसे वाले को पैसा देगा वो सबसे शेयर, बचे हुए लोगों से अपना शेयर भी डिमांड करता है। नाइदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर सो रिलीज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर जॉइंट प्रोमिसर और प्रोमिसर्स। तो ये 42, 43, 44 जॉइंट प्रॉमिस का केस था। तो 45 जॉइंट प्रॉमिसी का केस था, जहां पे दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिल के लोन दिया था। तो जॉइंट प्रॉमिसी में फिर सबको राइट है कि वो मिल के पैसा वापस ले, या किसी एक को पैसा, एक जिंदा था तो वो और बाकी बचे हुए लोग जो है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो मिल के ले, या सबकी डेथ हो गई तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एक जॉइंट राइट बनता है। तो ये जॉइंट प्रॉमिसी का केस बन जाता है। तो 42 से 45 जो है ये एंटायरली जॉइंट प्रॉमिसी का केस है। 42, 43, 44 प्रोमिसर के एंगल से समझाता है, तो 45 प्रोमिसी के एंगल से समझाता है। सिंपल लैंग्वेज में लाइफ टाइम तक जो जॉइंट प्रोमिसर थे या जो जॉइंट प्रोमिसी थे वो जॉइंटली काम करते हैं। डेथ के बाद उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव और जो जिंदा हैं वो खुद वो जॉइंटली काम करते हैं। सबकी डेथ हो जाए तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली काम करते हैं। 42 प्रोमिसर के एंगल से, तो 45 प्रोमिसी के एंगल से। ठीक, फिर यही जो सवाल थे जो मैंने आपको बोला, एक ही तरीके के एक ही पैटर्न के सवाल, अमाउंट बदल बदल के, फिगर बदल बदल के आते रहते हैं और उसमें सवाल भी एक ही तरीके का पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद अगला इंस्टेंस तो एक सिंपल सा इंस्टेंस था 46 से 50 को लेके। 46 से 50 पूरा इफेक्ट करता है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। तो 46 से 50, 45 तक हो चुका था, तो 46 से 50 टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस है। तो जहां पे भी टाइम और प्लेस अगर बताया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट उसी टाइम उसी प्लेस पे होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम बताया गया है कि किस दिन परफॉर्म होना है, लेकिन उस दिन में कब होना है ये नहीं बताया गया, तो रीजनेबल बिजनेस आवर्स में होना चाहिए। ना टाइम बताया गया है ना दिन बताया गया है, तो उस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म बाय अ रीजनेबल टाइम। तो यानी कुछ नहीं बताया गया तो रीजनेबल टाइम, दिन बताया गया समय नहीं बताया गया तो उस दिन कोई भी रीजनेबल बिजनेस आवर्स में। दिन भी बताया गया समय भी बताया गया, तो 10 तारीख को 5 बजे बताया गया तो वो काम 10 तारीख को शाम के 5 बजे होना चाहिए। तो उसी टाइम पे यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए, लेकिन वो ऑब्वियसली जो टाइम बताए हो वो जैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके मुताबिक बात होती है। करेक्ट, वही सेम सिचुएशन प्लेस को लेके भी है। तो पहले 3 सेक्शन टाइम की बात करते हैं, तो अगले 2 सेक्शन प्लेस की बात करते हैं कि प्लेस क्या होना चाहिए। तो प्रोमिसर का काम है कि वो प्रोमिसर से पूछ ले एप्लीकेशन की भैया प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, मेरी जगह की तेरी जगह, तू कार लेने मेरे आएगा कि मैंने कार एंटीला ला के छोड़नी है, पहले ये डिसाइड कर लो। करेक्ट, तो प्रॉमिस जो होता है, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, तो उस केस में वेयर अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बाय प्रॉमिसी एंड नो प्लेस इज फॉर परफॉर्मेंस और फिक्स्ड। ड्यूटी ऑफ प्रोमिसर है, प्रोमिसर की ड्यूटी क्या है, टू अप्लाई फॉर प्रोमिसी टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस। तो मैंने क्या करना था, एमए को फोन लगा के पूछ लेना था भैया आप आ रहे हो कार लेने की, मैंने छोड़ना है और छोड़ना है तो कहाँ छोड़ना है बता दो। तो ये मेरी जवाबदारी है कि एटलीस्ट मैं एक बार फोन कर लूँ मुकेश भाई को। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में रीजनेबल प्लेस ताकि डिसाइड हो जाए। लेकिन मुकेश भाई ने बोला ठीक है गोवा छोड़ देना, मैंने पूछा और उन्होंने बोला गोवा छोड़ देना, मतलब ऐसा थोड़ी होता मुकेश भाई, बात बॉम्बे की हुई थी, गोवा क्यों छोड़ देंगे। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में प्लेस जो बताए वो रीजनेबल प्लेस होनी चाहिए, और कुछ नहीं बोले तो सब कुछ मतलब केस टू फेक बेसिस पे परफॉर्मेंस हो जाना चाहिए। तो 46 से 50 जो है वो बेसिक टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस की बात करता है। और अगर टाइम और प्लेस एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में वो काम उसी टाइम उसी प्लेस पे होना चाहिए। इफ इट इज नॉट एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो फिर रीजनेबल टाइम रीजनेबल प्लेस में वो परफॉर्मेंस डिमांड किया जाता है। तो ये टाइम प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस हुआ, यानी 37 से लेके 50 तक का कवरेज हमने कर लिया इसमें। उसके बाद 51 से लेके जो पूरी बातें हैं वो परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, 51 से लेके 58 तक। तो 51 से 58 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस कैसे होना चाहिए। तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या है, एक हाथ दो एक हाथ लो। तो यानी जो भी पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ने जो भी परफॉर्मेंस की बात की थी, एबी ने कार्ड देना है एक हाथ से, एमए ने चेक देना है दूसरे हाथ से, तो एक हाथ दो एक हाथ लो। तो सेक्शन 51 क्या बोलता है कि अगर रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस से तो प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रोमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। तो मैं कार की चाबी लेके जा रहा हूँ, वो चेक ही नहीं लाया तो मैंने कार की चाबी वापस ले लेनी है। मैं कार की चाबी
नहीं लाया हूँ, वो चेक रेडी रखा था तो उसने चेक वापस ले लेना है। तो यानी अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात हुई थी तो साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस होना चाहिए। तो अगर बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोला गया तो 51 बोलता है हर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, साइमल्टेनियस रेसिप्रोकल प्रॉमिस है और दोनों पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ने परफॉर्मेंस एक साथ रेसिप्रोकल करना चाहिए। लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स था, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या फिक्स था कि भैया पहले तू कार देगा फिर मैं पैसे दूंगा, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट उसी ऑर्डर में होना चाहिए, पहले तू मोबाइल देगा फिर मैं उसके पैसे दूंगा। तो जहां पे ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स होता है सेक्शन 52 बोलता है कि फिर वो कॉन्ट्रैक्ट उसी ऑर्डर में होना चाहिए। जहां पे ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस अगर डिसाइड नहीं था तो बिजनेस का नेचर जैसा है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि पहले कौन सा काम होगा बाद में कौन सा काम होगा। तो वही अगर एसी रिपेयरिंग की बात थी तो सीधी सी बात है पहले एसी रिपेयरिंग होगी फिर पैसे देंगे, चाहे वहां पे एक्सप्रेसली ऐसी कोई बात हुई थी कि नहीं हुई थी, अनलेस स्पेसिफिकली ये बोला गया था कि पहले पैसे दोगे तो एसी रिपेयर करूंगा। क्योंकि ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस अगर आपने फिक्स कर दिया पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ने फिर तो वो काम उसी कॉन्ट्रैक्ट में उसी ऑर्डर में होना चाहिए। लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट फिक्स नहीं करती तो रीजनेबल नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस डिसाइड किया जाना चाहिए। तो यानी या तो रेसिप्रोकल एक हाथ दो एक हाथ लो, या जो काम पहले होने का डिमांड होता है वो काम पहले होना चाहिए, दूसरा काम बाद में होगा। दैट इज ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन अगर कोई पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो दूसरी पार्टी को प्रिवेंट कर रही है परफॉर्मेंस के लिए। याद करिए मैंने एसी रिपेयर करने वाले को बुलाया तो था लेकिन क्या किया था, दरवाजे पे ही ताला लगा दिया था। अब वो एसी कैसे रिपेयर करेगा। मैंने वो फूल वाले को बोला था भैया वेन्यू पे पूरे फूल छोड़ देना, लेकिन वेन्यू ही नहीं बता रहा हूँ। तो यानी आई एम प्रिवेंटिंग द अदर पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज पार्ट, और फिर बाद में बोलता हूँ तूने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, अब मैंने तेरे खिलाफ ब्रीच और डैमेजेस लेना है। तो बदतमीज एड्रेस ही नहीं बताया तो मैंने डिलीवर कहाँ करना है, और जब ताला ही ताबी लगा के चला गया था तो फिर मैंने एसी रिपेयर कैसे करना है। तो उस केस में फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं वॉइडेबल हो जाता है। अगर एक पार्टी नेग्लेक्ट करे, रिफ्यूज करे अदर पार्टी को परफॉर्म करने के लिए, तो इट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। यहाँ पे दुखियारी पार्टी कौन था, वो एसी रिपेयर वाला, वो फूल वाला। तो उस केस में फिर अब वो क्या है, वॉइडेबल एट देयर ऑप्शन है। अब वो चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे, वो रिसाइन करे, और जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस है डैमेजेस है वो अपना क्लेम करे। करेक्ट। सो दैट इज लाइबिलिटी ऑफ पार्टी। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल बनता है, वॉइड नहीं बनता है। 54 जो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में बात थी, अगर उस ऑर्डर में काम नहीं हुआ, 10 तारीख को कार देने की बात थी, 15 तारीख को पैसे देने की बात थी, तो अगर 10 तारीख को मैंने कार नहीं दी तो 54 बोलता है 15 तारीख को एमए ने पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। पहले पैसा देना फिर कार देने की बात थी, 10 तारीख को पैसे दो 15 तारीख को कार दे दूंगा। तो अगर एमए ने 10 तारीख को चेक नहीं दिया तो 15 तारीख को मैंने कार देने की जरूरत नहीं है। तो 52 और 54, 52 क्या बोलता है, अगर ऑर्डर डिसाइडेड है तो काम उस ऑर्डर में होना चाहिए। और 54 क्या बोलता है, अगर जो ऑर्डर में बात हुई थी उस ऑर्डर में पहली पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तो दूसरी पार्टी को अपना पार्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। पर फिर वहां पे ये नहीं माना जाएगा कि दूसरी पार्टी भी डिफॉल्टिंग पार्टी हो गई। कल को एबी ने कार नहीं दी थी और एमए ने चेक देने से मना कर दिया, तो एमए एबी पे क्लेम करता है कि तुमने कार डिलीवर नहीं की, नॉन परफॉर्मेंस किया, तो एबी भी एमए पे चार्ज लगा देता है ये बोल के कि भैया अगर मैंने कार नहीं दी तो तुमने भी तो पैसा नहीं दिया, 15 तारीख को चेक देने की बात थी ना, तूने भी चेक नहीं दिया, तो फेलियर तेरी तरफ से भी, फिट्टू तू भी गलत मैं भी गलत। तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे 54 का जो केस है वो क्या बोलता है, गलती एबी की रहेगी, गलती एमए की नहीं रहेगी। तो अगर फर्स्ट पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, सेकेंड पार्टी नीड नॉट परफॉर्म हिज पार्ट अंडर 54। करेक्ट। इफेक्ट ऑफ फेलियर, जहां पे वही टाइम एसेंस होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म विद इन दैट रीजनेबल टाइम। करेक्ट। अगर वो वहां पे याद करिए गुड्स पेरिशेबल नेचर का है तो फिर मैंने कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, विदाउट नोटिस मैं वो गुड्स को फर्दर सेल कर सकता हूँ और डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन अगर गुड्स नॉन पेरिशेबल नेचर का है तो मुझे इफेक्ट ऑफ नोटिस वहां पे देने की जरूरत है। सेम बात है आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी देखी थी। करेक्ट, कि वो पेरिशेबल नेचर का है कि नहीं है, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता था कि नोटिस दे के फर्दर सेल करना है कि बिना नोटिस दिए भी आप फर्दर सेल कर सकते हैं, और डैमेजेस हुआ वो डैमेजेस क्लेम करना। तो इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल, तो फिर वो वॉइडेबल हो जाता है। जब बोला था 6 बजे स्टेशन पे गुड्स को डिलीवर कर देना और तू 6 बजे नहीं आ रहा, 6:30 बजे आ रहा, तो अब ये मेरा चॉइस है, 6:30 बजे मैंने वो गुड्स को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट कर देना है। तो इट्स एंटायरली वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। इफेक्ट ऑफ सच फेलियर, फेलियर का इफेक्ट क्या होता है, इफ इट वाज नॉट द इंटेंशन ऑफ द पार्टी दैट टाइम शुड बी एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता। तो वो आपने कैसा कॉन्ट्रैक्ट किया था उससे डिसाइड होता है। अगर टाइम इतना असेंशियल था तो ही वो वॉइडेबल होता है, लेकिन टाइम असेंशियल फीचर था ही नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं बनता है। तो लास्ट केस, लास्ट इंस्टेंस बनता था सेक्शन 56 का, वो था एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। तो एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट अगर है, यानी इसी को हम क्या बोलते थे, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस विच मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। तो इम्पॉसिबिलिटी दो तरीके से होती थी,
एक होती थी इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और दूसरी होती थी सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी मतलब इम्पॉसिबिलिटी विच एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही जब वो इम्पॉसिबिलिटी थी तो उसे इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का केस बोलते थे। लेकिन एक होती थी सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, यानी इम्पॉसिबिलिटी अराइज हुई आफ्टर द परफॉर्मेंस, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड, यानी डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस राइज हुआ। आइदर ऑफ द केस में कुल मिला के अब वो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं रहा, और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अगर फैक्टर ही हट गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वॉइड बन जाता है। तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज वॉइड। बस फर्क क्या है, अगर वो इनिशियली इम्पॉसिबिलिटी था तो वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है या वॉइड अब इनिशियो कहलाता है, लेकिन सुपर इवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी अलग अलग इंस्टेंसेस पे हो सकती थी, वेयर इट इज नोन टू बोथ पार्टीज, वेयर इट इज अननोन टू बोथ पार्टीज, और वेयर इट इज नोन टू वन पार्टी। जहां पे नोन टू बोथ पार्टीज है उसके बाद भी कर रहे हैं, फिर तो ये फालतू के लोग हैं जिनको पता है कि शिप डूब चुकी है, उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो ऐसे इंस्टेंसेस में इफ इट इज नोन टू बोथ पार्टीज तो वो एग्रीमेंट एक तरीके का वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड अब इनिशियो बोलते हैं। वॉइड एग्रीमेंट ही मतलब क्या हुआ, वॉइड अब इनिशियो। लेकिन वो अननोन टू बोथ पार्टीज है तो मतलब एक तरीके से केस ऑफ मिस्टेक हो गया कि भाई अब तेरे को भी नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था ना, मीटिंग ऑफ माइंड्स ही नहीं हुआ, तू भी सोच रहा था कि शिप चल रही है, मैं भी सोच रहा हूँ शिप चल रही है, अपन ने कॉन्टेक्ट कर लिया, जबकि एक्चुअली में तो शिप चल ही नहीं रही है, शिप तो रुक चुकी है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और जहां पे वो नोन टू वन पार्टी है एंड अननोन टू अदर पार्टी है, फिर तो ये तो केस है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि एक पार्टी को पता है और दूसरी को पता नहीं है, तो कहीं फ्रॉडुलेंट काम तो नहीं कर रहे भैया, तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो गया तो एक तरीके से वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ दुखियारी पार्टी हो जाता है, वो वॉइड नहीं होता। तो नोन टू प्रोमिसर ओनली, यानी जिसने टीवी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया उसको पता है, लेकिन टीवी खरीदने वाले को नहीं पता है कि शिप टाइटैनिक हो चुका, तो उस केस में इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ जिसने टीवी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल माना जाता था। जो पर सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट किया था 28 तारीख को और शिप टाइटैनिक हुई 30 तारीख को, तो ये बनता है सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस। सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है तो हकीकत तो यही है कि शिप टाइटैनिक हो चुका, और एक बार शिप टाइटैनिक हो गया तो परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाता है। याद करिए वही सिंगर वाला कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट था 1 तारीख को, परफॉर्मेंस था 10 तारीख को, लेकिन 7 तारीख को एक्सीडेंट, तो अब वो तो सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस हो गया, और सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता, इट इज अ केस ऑफ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वो वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड अब इनिशियो नहीं है। 1 तारीख को जब कॉन्ट्रैक्ट किया वो प्योरली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, 1 से 7 तारीख तक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेज या चेंज इन लॉ, ये दो सर्कमस्टेंसेज में अब वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। तो जब इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का नेचर वॉइड इन नेचर बन गया। तो कुल मिला के हर केस में वॉइड ही होता है, सिवाय वेयर इट इज नोन ओनली टू वन पार्टी। अगर एक ही पार्टी को पता है तो ही वो वॉइडेबल है, अदरवाइज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के केस में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड ही होता है। उसके बाद 57 और 58 वही रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू डू सर्टेन थिंग्स लीगल और सर्टेन थिंग्स इलीगल इन पार्ट है, तो लीगल वाला पार्ट वैलिड होगा, इलीगल वाला पार्ट वॉइड होता है एक तरीके से। और जहां ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस, जहां पे वन ब्रांच लीगल है और दूसरी ब्रांच इलीगल है, तो जो ब्रांच लीगल है उसको आप वैलिड मान लो, जो ब्रांच इलीगल है, इलीगल वाला केस वॉइड का केस बन जाता है। तो ये 51 से 58 की पूरी कहानी थी, जहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस और लीगैलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको हमने देखा था। फिर यानी सीक्वेंस ब्रेक करके चले इस चैप्टर को, तो सेक्शंस बहुत सारे हैं लेकिन सब छोटी 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 बातें बोलते हैं। तो 37, 38, 39 परफॉर्मेंस की बात करते थे। 37 बोलता था परफॉर्मेंस होना है, 38 बोलता था प्रोमिसर ने अपना काम किया तो प्रोमिसी की गलती है, तो प्रोमिसर के क्या राइट्स है। 39 बोलता है प्रोमिसर ने अपना काम नहीं किया तो प्रोमिसी के क्या राइट्स है। 40, 41, 42 परफॉर्मेंस कौन करेगा उसको लेके है, तो जॉइंट प्रोमिसर करे, मतलब प्रोमिसर करेगा कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा कि उसका एजेंट करेगा, कि 41 में थर्ड पार्टी करेगा, कि 42 में जॉइंट प्रोमिसर में करेगा, कि 43 में सेवरल लाइबिलिटी होगी, कि 44 में एक को रिलीज कर दिया होगा, तो 45 में जॉइंट प्रोमिसी का केस होगा। तो 46 बोलता है टाइम बताया तो रीजनेबल, कुछ नहीं बताया तो रीजनेबल टाइम पे होना चाहिए, दिन बताया टाइम नहीं बताया तो उस दिन पे रीजनेबल बिजनेस आवर्स में होना चाहिए, दिन भी बताया टाइम भी बताया तो उस दिन उस टाइम पे होना चाहिए, प्लेस नहीं बताया तो प्रोमिसर मस्ट अप्लाई टू द प्रोमिसी एंड मस्ट परफॉर्म एट अ रीजनेबल प्लेस, और फिर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिसाइड होने वाली बात थी। तो 46 से 50 ये देखा था। फिर 51 से 58 पूरा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस और ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस और पार्टी नेग्लेक्टिंग टू परफॉर्म और
एक तरीके से दूसरी पार्टी को परफॉर्म करने से अपना पार्ट रोक रही थी। फिर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में काम नहीं हुआ तो सेकंड पार्टी नीड नॉट परफॉर्म हिज पार्ट। फिर अगर टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी। 56 इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। 57 58 वेयर ब्रांच वन ब्रांच इज लीगल एंड द अदर ब्रांच इज इलीगल, तो लीगल वाला ब्रांच वैलिड, इलीगल वाला ब्रांच वॉइड। तो ये यहाँ पूरा 37 से 58 का पूरा कवरेज हमने देखा। फिर 59 से 61 ये अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का डील करता है। सिंपल सा टॉपिक, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मतलब जब डेटर क्रेडिटर को पैसा देता है, तो डेटर क्रेडिटर को पैसा देता है तो क्रेडिटर ने वो पैसा किससे एडजस्ट करना है। तो सीधी बात है, अगर डेटर ने बोल के दिया है कि भैया ये बिल जो है, ये पेमेंट इस वाले बिल के अगेंस्ट एडजस्ट करो, अप्रोप्रिएट करो, तो क्रेडिटर ने वो पैसे को उसी बिल से एडजस्ट करना चाहिए। अगर डेटर ना बोले तो क्रेडिटर ने अगर बता रखा है डेटर को कि मैं ये पैसा इस बिल से एडजस्ट करूंगा, तो क्रेडिटर ने वो बिल का पैसा उसी बिल से एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन ना डेटर कुछ बोल रहा है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का, ना क्रेडिटर कुछ बोल रहा है, तो फिर जो फीफो बेसिस है फीफो बेसिस लग जाएगा, और जो भी लॉफुल क्लेम था वो लॉफुल क्लेम, चाहे वो बेयर्ड बाय लॉ है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बट लॉफुल क्लेम के अगेंस्ट में फीफो बेसिस पे एडजस्टमेंट किया जाता है। तो ये अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट 59 60 61 का लॉ था। इस पे भी सवाल एक ही पैटर्न पे एक ही तरीके से आते हैं, वो हमने देख लिया, खाली फिगर बदलते रहेंगे, पार्टियों के नाम बदलते रहते हैं। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट 59 60 61 ये तीनों इंस्टेंसेस हमने देखे थे। उसके बाद लास्ट इंस्टेंस जो बनता है वो है, अब चाहे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलो चाहे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलो, तो दोनों एक ही पॉइंट, एक ही टॉपिक तरीके के टॉपिक है, एक करो दूसरा फ्री मिलता है आपको। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म, तो कब परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है, तो सर्टेन सर्कमस्टेंसेस बताया जाता है 62 से 67 जहां पे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। तो अगर नोवेशन, रिसेशन या ऑल्ट्रेशन का केस है तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। तो नोवेशन का मतलब क्या होता है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नोवा कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, तो दैट इज नोवेशन। नोवेशन भी म्यूचुअल कंसेंट से होता है। रिसेशन, रिसेशन नहीं लिखते ना, रिसेशन की स्पेलिंग बार बार बोल रहा हूँ, देख लेना एग्जाम में रिसेशन लिख के आओगे, करेक्ट। तो अगर रेसेशन का केस है, रेसेशन का केस में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म, ABM में खुद ही आपस में डिसाइड करता है यार छोड़ो ना, कहाँ कार बेचना खरीदना, मैं कार अपने पास रखता हूँ, आप अपना पैसा अपने पास रखो, दैट इज रिसाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी म्यूचुअल कंसेंट से होता है, तो पार्टीज नीड नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्ट्रेशन यानी टर्म्स एंड कंडीशन बदल दी कि चलो पहले बात 20 करोड़ में हुई थी, 22 करोड़ में लेते हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, वरना छोड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो एमए बोलता है चल ठीक है 22 में भी लेने के लिए तैयार हूँ, तो ये ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक तरीके से नोवेशन और ऑल्ट्रेशन दोनों में एक बेसिक फर्क क्या हो गया, दोनों में पुराना कॉन्ट्रैक्ट आप खत्म करते हैं, एक नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आता है। लेकिन नोवेशन में पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट सेम रहे हैं जरूरी नहीं है, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट बदल सकता है, सब्जेक्ट मैटर बदल सकता है। ऑल्ट्रेशन में जनरली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट और सब्जेक्ट मैटर नहीं बदलता, केवल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बदलती है। पर चाहे कोई भी केस हो, जब तक म्यूचुअल कंसेंट नहीं होगी, यानी दोनों पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री नहीं होंगे, तब तक नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी हो चुका है, अब आप कैसे कंडीशन लगा सकते हो, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट को तो परफॉर्म करना चाहिए। बट अगर परफॉर्मेंस से पहले दोनों पार्टी राजी है, जब मियाँ बीबी राजी है, तो काजी ने फिर कुछ नहीं करना है ऐसे इंस्टेंट पे। तो अगर म्यूचुअल कंसेंट है, तो मीनिंग देयर बाय अगर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसर प्रॉमिसी मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि हमने नोवेशन करना है, रिसेशन करना है या ऑल्ट्रेशन करना है, तो फिर उस केस में वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म, अब जो बात होगी वो नए कॉन्ट्रैक्ट की होगी। या कोई पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हिमसेल्फ हैज वेव्ड द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, याद करो यही ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। तो अगर बायर जो है हिमसेल्फ ट्रीट्स ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, वॉलेंट्री वेवर, सर कहां से कहां ले जा रहे हो, सेक्शन 13 में ले जा रहा हूं सोगा। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी बायर हिमसेल्फ ट्रीट कर रहा है, तो फिर सिंपल सी बात है वो ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं, वो ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा। तो जहां पे यहाँ पे प्रॉमिसी ने खुद ने वेव कर दिया परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो पुराना जो बात हुई थी वो उतनी परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल या वॉइड था, वॉइड इन नेचर या वॉइडेबल इन नेचर, और पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ने कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर दिया है, तो सेट असाइड कर दिया तो फिर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। और लेकिन इसके साथ साथ रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट भी जरूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो गया, यानी परफॉर्मेंस की उसमें अब जरूरत नहीं रही। और रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, कुछ भी फायदा अगर मिला था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस में कुछ फायदा मिला था, वो फायदा तो लौटाओ, या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जो फायदा मिला था वो फायदा तो लौटाना पड़ेगा, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ रेसिशन जस्ट लाइक कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस है। तो अगर ऑफर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होते थे उसी पैटर्न पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करते हो, कैंसिल करते हो, तो वो भी पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट को पता होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। नॉन परफॉर्मेंस इन केस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, यानी नॉन परफॉर्मेंस इन केस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, नॉन परफॉर्मेंस इन केस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। लास्ट इंस्टेंस जो था वो कौन सा था आपका, नॉन परफॉर्मेंस इन केस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, यानी वही वाला केस याद करो 53 में
if 53 में क्या किया था, आपको कोई काम करने से रोक रहा था ना, तो जब तूने ही वो ताला लगा के गया था तो मैं कैसे परफॉर्म करूंगा? तो आई नीड नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, आई मे रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, तो नॉन परफॉर्मेंस का केस बन जाता था। तो ये सारे इंस्टेंसेस क्या है, ये सारे इंस्टेंसेस पे कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म। तो दो तरीके से सवाल आता है, एक आएगा कौन कौन से इंस्टेंसेस है जहाँ पे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म, यही सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। या फिर दूसरा पैटर्न पे सवाल आता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यही एक तरीके का डिस्चार्ज भी है। तो डिस्चार्ज में क्या नई बातें होती है? डिस्चार्ज मतलब कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना। कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है, जो बात थी उसमें वो पूरी कर दो, यानी परफॉर्मेंस करो, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है। तो परफॉर्मेंस पे डिस्चार्ज हो सकता है, पर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो तो फिर जितना अभी बात किए थे वो सब बेसिस पे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म, तो वो भी तो डिस्चार्ज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो चाहे नोवेशन रिसेशन का केस हो, ऑल्ट्रेशन का केस हो, वेवर का केस हो, रिसाइनमेंट का केस हो, वॉइडेबल वॉइड का केस हो, करेक्ट, या नेग्लेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी का केस हो, तो वो सब केस में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, एक तरीके से डिस्चार्ज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। या फिर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का केस हो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का केस हो, वहां पे पुराने कॉन्ट्रैक्ट को आपने परफॉर्म करने की 1% भी जरूरत नहीं होती है। और ये है पूरा आपका 37 से लेके 67 तक का सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच डील्स विद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक बात है कि नहीं? तो यानी मेजर बातें जो हैं अपनी यूनिट 3 की और यूनिट 4 की पूरी तरीके से खत्म। मेरी खत्म की आपकी भी खत्म। कुछ याद आया? पढ़े थे क्या अपन क्लास में कि सब पढ़े ही हैं? पढ़े हुए हैं, पढ़ी पढ़ी चीजें ही पढ़ रहे हैं ना। आपका हो गया, रिवीजन भी हो गया, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम थर्ड टाइम चल रहा है रनिंग। ठीक, तो मीनिंग देयर बाय, तो अब स्टेटस देखिए आपके पास क्या क्या इन हैंड है। आपके पास कंपनीज एक्ट पूरा मौजूद है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 पूरी तरीके से मौजूद है, सब आपका है, करेक्ट। अब क्या बचता है? हाँ, यूनिट 5 और यूनिट 6। तो यूनिट 5 और 6 होते ही समझ लीजिए पूरा कॉन्ट्रैक्ट मुट्ठी में, विच इज द मेजर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ, करेक्ट। 25% सिलेबस लॉ का, तो वो आपके पास, कंपनीज आपके पास। और फिर अपन ने कल क्या करना है? वो पार्टनरशिप की सोगा, हाँ, वो फिर ऐसा ना करो, है ना। अपन ने वोटिंग कराई थी ना, तो वोटिंग कराई थी अपन ने, ठीक बात है। तो देखो जो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस पे चला था, क्या चला था ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस पे? कंपनी, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सोगा और एलएलपी। तो लॉ ऑफ नॉलेज क्या बोलता है कि जो चीजें पहले हुई थी उसको काफी समय हो गया, तो उसको रिकॉल करना चाहिए। तो इसलिए अपना टारगेट क्या रहेगा? अपना टारगेट रहेगा, क्योंकि अभी जो मैंने आपको परफॉर्मेंस पढ़ाया, सोगा का यूनिट 3 क्या है, लार्ज पार्ट यही है जो अभी हम पढ़ रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट 4 और यूनिट 5 जो कल पढ़ाऊंगा, तो एक तरीके से सोगा का यूनिट 3 तो मेजर वैसे ही कवर्ड है। वाई वांट रिपीटिशन? सेम चीज है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, वाई वांट रिपीटिशन? कुछ फायदा लेते हैं, तो फायदा किस में आएगा? पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में 1 2 3, ऑब्वियस सी बात है 2 ही करेंगे अपन, करेक्ट। 1 और 3 अगर मैंने आपको करा लिया तो आपने लूट लेना है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनिट 2, तो हम अपना टारगेट एक ब्रॉड आउटलाइन रखते हैं कोशिश खत्म करने की, वो है 5 और 6 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और आईपीए का। एंजॉय योर डे।